Hello guys, today we will discuss about NMR spectroscopy. Okay, NMR means nuclear magnetic resonance spectroscopy. So what is spectroscopy? Spectroscopy it is a study of interaction of electromagnetic radiation with matter, which may be result in absorption, transmission, emission, reflection and rotation of EMR. मीन्स कि जब हम बाहर से अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई करते हैं तो मैटर क्या करता है, जो सैंपल है वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, एमिशन करता है, रिफ्लेक्शन करता है या फिर ट्रांसमिशन करता है. ठीक है, यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिटेल में पढ़ते हैं. अगर इसका हम बेसिक प्रिंसिपल पे जाएं तो क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का. देखो नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है जब उसको हम अप्लाई करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियस क्या करता है, स्पिन करता है. न्यूक्लियस क्या करता है, रोटेट करता है, अपना राउंड क्या करता है, रोटेट करता है. वो मे बी स्पिन उसका +1/2 हो सकता है या फिर -1/2 हो सकता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई. ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है कि इस तरह से जो न्यूक्लियस जब स्पिन करता है तो वो अपनी लोअर से हाई स्टेट के अंदर स्पिन करता है, मतलब कि लो स्पिन स्टेट टू हाई स्पिन स्टेट, हाई स्पिन स्टेट टू लो स्पिन स्टेट. ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे हम डायग्राम से समझेंगे कि कैसे मतलब कि न्यूक्लियस जो है वह स्पिन करता है अपनी हाई स्टेट से लो स्टेट में, लो स्टेट से हाई स्टेट में. तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस मैग्नेटिक रिजोनेंस, मतलब न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करता है, रिजोनेंस करता है, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस. ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिसके अंदर क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी. अब रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, रेडियो एनर्जी यूज़ करते हैं ड्यू टू न्यूक्लियस को, मतलब कि जब एटम को हमें लो से हाई स्पिन स्टेट में भेजना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं. ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 400 to 900 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियाई को स्पिन करने के लिए अपने लो से हाई स्टेट में. अब हाई स्टेट में जब न्यूक्लियस जाता है तो हाई स्टेट में न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है. फिर से जब वो लो स्टेट में आता है तो उसी को हम बोलते हैं रिजोनेंस. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम डिटेल में जो पढ़ेंगे वैसे हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम प्रोटोन मतलब कि हाइड्रोजन एटम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं. ठीक है, या फिर हम कार्बन पढ़ते हैं, 13 कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं. अब अभी हम ये देखना है कि कौन कौन से जो एटम है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं. देखो सभी एटम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करते हैं. ठीक है, कुछ ही सैंपल, जैसे कौन कौन से सैंपल हैं जो एनएमआर एक्टिव होता है. देखो जो सैंपल एनएमआर एक्टिव होगा, मतलब जिस सैंपल में एटम एनएमआर एक्टिव होंगे वही क्या करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम को शो करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे एटम जिनके पास प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए, जिसके पास प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए, ओड होने. जैसे कि फॉर एग्जांपल 1H, 15N, 19F, 13C, 31P. अगर मैं यहीं पे एग्जांपल दूँ 16 ऑक्सीजन, पर अगर मैं देखूँ ऑक्सीजन क्या है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16. अब इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इक्वल होने की वजह से यहाँ पे स्पिन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. तो ये जो सैंपल होता है, ये जो एटम है, मतलब ये एनएमआर एक्टिव नहीं होता, इस वजह से इसका कोई एनएमआर स्पेक्ट्रा हम शो नहीं कर सकते. ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से हमारे पास एटम है, मतलब कौन सा सैंपल है जो हमारा एनएमआर एक्टिव होगा और कौन सा सैंपल है जो मतलब हमारा एनएमआर इनएक्टिव होगा. ठीक है, शोन यूर इन फिगर. देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 1H है. देखो यहाँ पर क्या होता है ना, एलिमेंट के पास या तो ओड क्या होगा, मास नंबर हो या फिर एटॉमिक नंबर हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल 13C है. ठीक है, अब 13C है, इसके पास क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12 है. ठीक है, एटॉमिक नंबर तो इसका क्या है, 12 है, इवन है. बट इसका जो मास नंबर है वो हमने क्या है, 13 है. तो ये भी एनएमआर एक्टिव होगा. ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें 12C, अब इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, तो ये एनएमआर एक्टिव नहीं है, ये एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेगा. फिर देखो एलिमेंट विद आइदर ओड मास या ओड एटॉमिक नंबर, उसी के पास क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी न्यूक्लियस स्पिन की. बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो अगर एटॉमिक नंबर, अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास की 12 कार्बन है. ठीक है, अब इसके पास क्या है, प्रोटॉन भी इक्वल है और न्यूट्रॉन भी इक्वल है. ठीक है, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में क्या करेंगे, पेयर कर लेंगे. ठीक है, जितने इवन नंबर में होंगे तो आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे तो उनका जो स्पिन होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. देखो क्योंकि हर के पास क्या होगा, 2 स्पिन शो करता है ना, प्लस हाफ, मतलब कि हाफ माइनस हाफ और क्या होगा प्लस हाफ, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं. ठीक है, हर एक प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन इवन होंगे तो उनके पास स्पिन होगा, एक के पास प्लस हाफ होगा, एक के पास मतलब क्या होगा, माइनस हाफ होगा, तो उनका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. इसी वजह से हमारे पास क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए. ओड में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा रह जाएगा, या तो प्लस हाफ का रहेगा या फिर क्या होगा, माइनस हाफ का रहेगा, है ना. तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, वो उसी की वजह से क्या होगा कि स्पिन को शो करता है. ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या है कि एलिमेंट के पास या तो ओड मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर होना चाहिए, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई भी क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए. तो वही क्या करेगा, एनएमआर एक्टिव होगा, एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो करता है. ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं
हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लाई की दिखाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास क्या है कि इसका मास नंबर क्या ओड है, मास नंबर क्या है इसका 1 है, 1 नहीं है, ठीक है। या तो प्लस पिन शो करेगा या प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो इसका मतलब ये ओवरऑल देखेंगे। अब ये प्रोटॉन देखो, जिस भी प्रोटॉन के पास क्या होता है ना, चार्ज होता है। जिस प्रोटॉन के पास, जैसे अभी प्रोटॉन के पास क्या होगा, चार्ज होगा, है ना। जो प्रोटॉन के पास चार्ज होगा ना, और जो क्या करता है, स्पिन करता है, ठीक है। चार्ज होगा वो क्या करेगा, स्पिन करेगा, तो उस प्रोटॉन को हम बोलते हैं मैग्नेट। उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एज अ मैग्नेट की तरह काम करता है। अब देखो प्रोटॉन हमारे पास क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, एटम में। एटम के पास न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। अब प्रोटॉन स्पिन कर रहा है तो ओवरऑल बोलेंगे कि हमारा क्या होगा कि न्यूक्लियस भी क्या करेगा, स्पिन करेगा। क्यों, प्रोटॉन के पास क्या होगा, प्रोटॉन स्पिन क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन के पास ओड मास नंबर है इसका, ओड, क्योंकि इसके पास एक स्पिन है, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये एनएमआर एक्टिव होगा। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, तो इसके पास इवन मास नंबर है। अब जितने इनके पास क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 12 है, ठीक है। कार्बन न्यूट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला पता होगा ना, कि मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करके हमारा आ जाएगा 6। जितने न्यूट्रॉन, अब प्रोटॉन भी उतने हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है ना। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6। तो जितने न्यूट्रॉन उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे। अब जितने न्यूट्रॉन उतने प्रोटॉन हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे कि इक्वल, इवन हो जाएंगे। इवन होने की वजह से इनके ऊपर कोई स्पिन होगा ही नहीं, मतलब इनके पास कोई चार्ज ही नहीं होगा, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कोई भी स्पिन शो नहीं करेंगे। स्पिन शो नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस भी कोई स्पिन शो नहीं करेगा इनके केस में, ठीक है। जब हम बाहर से कितना भी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियस यहाँ पे कोई स्पिन शो नहीं करेगा, ठीक है। कोई मूवमेंट कोई शो नहीं करेगा। तो एज ए यहाँ पे टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो सैंपल होगा, जब इसको हम एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे तो एनएमआर इनएक्टिव होगा, ठीक है। ये कैसे बिहेव करेगा, एनएमआर इनएक्टिव, इसका कोई एनएमआर स्पेक्ट्रा शो नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 1H है, 13C है, 15N है, 19F है, 31P है। अब इसमें तुम देख सकते हो, जब भी मैंने बोला कि प्रोटॉन के पास अगर कोई भी स्पीसीज अगर कोई जिसके ऊपर चार्ज हो और वो स्पिन कर रही हो, तो वो किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट। ये सभी के सभी 1H, 13C, 15N, 19F, 31P सभी के सभी क्या करते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और मैग्नेट के पास क्या होता है, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इन द फिगर 1 में देखो कि जब हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो जो प्रोटॉन्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, मतलब कहीं पे भी ओरिएंटेड है, ठीक है। कहीं पे भी उन्होंने अपनी ओरिएंटेशन ले रखी है, ठीक है। और लेकिन जब हमने क्या किया कि जब बाहर से हमने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो हो सकता है कि जो प्रोटॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स पैरेलली भी अलाइंड हो सकते हैं, मतलब कि पैरेलली मतलब अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जैसे हमने अप्लाई किया एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, उसके अलोंग भी हो सकते हैं, मतलब पैरेलल हो सकते हैं, प्लस पिन शो करेंगे, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो उसके अपोजिट मतलब एंटी पैरेलल ओरिएंट हो जाएं, अलाइंड हो जाएं टू द एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्पिन नंबर हाफ प्लस हाफ 1/2 से, ठीक है। तो यहाँ पे नो फील्ड और विद फील्ड का दिखा रखा है कि किस तरह से जो हमारे स्पिन मतलब कि जो हमारे प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन जब हमारा स्पिन करता है ना, और बेस है कि न्यूक्लियस भी उसके अलॉन्ग विद ही मतलब क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ प्रोटॉन के बारे में क्यों देखें, क्योंकि ना यहाँ पे जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, इसका मेनली ना हम आगे हम देखेंगे जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर को हमें देखने के लिए, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना, कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे लाइन कर रहा है, कैसे सीक्वेंस क्या अमीनो एसिड की, प्रोटीन के सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं स्पेशली, ठीक है। तो बायोलॉजिकल फील्ड में तो इसका यूज़ यहीं पे है, मतलब कि हम प्रोटीन या फिर ब्रेन में हमें स्कैन वो क्या कहते हैं ट्यूमर को विजुलाइज करना हो, तो यहीं पे मतलब हम क्या करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो एनएमआर जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन के अंदर केमिकल शिफ्ट होता है। प्रोटॉन के अंदर केमिकल शिफ्ट होगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी शिफ्टिंग को देखकर, जो प्रोटॉन शिफ्ट करेगा ना, तो वो शिफ्टिंग को देखकर ही हम पता करते हैं कि किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, कि वो प्राइमरी है स्ट्रक्चर, सेकेंडरी है कैसा है, तो हम आगे देखते हैं उसको हम कैसे डिटेल में, ठीक है। तो देखो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हाइड्रोजन एटम, हम यहाँ पे डिटेल में हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रा को डिटेल में पढ़ेंगे, कार्बन का भी होता है वैसे, हम डिटेल में एनएमआर स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन एटम उसके पास तो क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, ओड हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रोटॉन जो है वो स्पिन करेगा। अब एक ओड है, ठीक है, वो मे भी स्पिन कर सकता है प्लस हाफ या माइनस हाफ, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उसके पास चार्ज भी है प्रोटॉन के पास, और वो क्या स्पिन भी कर रहा है। कि जब दो प्रॉपर्टी किसी भी प्रोटॉन के पास हो, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो उसके पास क्या होंगे, 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा, साउथ पोल होगा। हम देखते हैं मैग्नेट कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, बिल्कुल सेम प्रोटॉन भी, जिसको हमने कहा कि जिसके पास ये दोनों प्रॉपर्टी है, स्पिन करने की और चार्ज होने की, जो बिहेव करेगा एज ए मैग्नेट।
पहले हम मैग्नेट देखते हैं कैसे बिहेव करते हैं, बिल्कुल सिमिलर मैनर में जो हमारा प्रोटॉन है जिसको मैग्नेट बोल रहे हैं वो भी वैसे ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो देखो जब भी हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेट तो पता होगा चुंबक, है ना। जब हम दो मैग्नेट को पास में लेके आते हैं, है ना, दो मैग्नेट को जब पास में लेके आते हैं, जब दोनों के अपोजिट पोल, जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, जब दोनों आपस में आते हैं तो क्या करते हैं, आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, है ना। बट दोनों को अगर हम नॉर्थ पोल को पास लेके आएंगे तो क्या करेंगे, दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं, है ना, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल क्या करता है, आपस में इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जैसे इंटरेक्ट करेगा तो मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों के दोनों पोल क्या होंगे, पास में आ जाते हैं। तो हमने क्या करा कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो नॉर्थ पोल क्या कर रहा है, साउथ पोल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पूरा घूम जाएगा, पूरा जो मैग्नेट है रेड वाला वो घूम जाएगा। तो हमने क्या करा कि जब हमने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जो हमारा प्रोटॉन है, ये जो हमारा मतलब न्यूक्लियस है, वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहे हैं, ठीक है। वो स्पिन कर सकता है, वो जैसे हम ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो न्यूक्लियस हमारा स्पिन करता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग विद भी मतलब कि अलोंग विद भी स्पिन कर सकता है, मतलब उसके पैरेलली भी स्पिन कर सकता है ना। तो वो रिप्रेजेंट करता है स्पिन प्लस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ। इसी को बोलते हैं हम अल्फा स्पिन स्टेट, या इसी को बोलते हैं हम लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। और जब मतलब हो सकता है कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा स्पिन करे अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है बाहर से, ठीक है। तो हो सकता है कि वो अपोजिट स्पिन कर जाए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो कैसे स्पिन कर जाए वो, मतलब कि एंटी पैरेलल वो स्पिन कर जाए, ठीक है। अगेंस्ट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया उसके अगेन वो क्या कर जाए, स्पिन कर जाए। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस हाफ, ठीक है। और इसको बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट, एंटी पैरेलल, क्लॉकवाइज, या फिर इसको हम बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। बट यहाँ पर अब हमारे पास क्या होता है ना, अभी अल्फा स्पिन स्टेट है मतलब लो एनर्जी स्टेट, और बीटा स्पिन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीटा स्पिन स्टेट है वो हाई एनर्जी स्टेट पे है, मतलब न्यूक्लियस हमारा, तो यहाँ पर वो अपने आप को अनस्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो यह बीटा स्पिन स्टेट से यहाँ पे अल्फा स्पिन स्टेट में और अल्फा से बीटा में इस तरह से मतलब जो न्यूक्लियस है वो क्या करता रहता है, रिजोनेंस शो करता रहता है, तभी इसका नाम पड़ा है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। अब देखो यहाँ पे इस फिगर में देखो कि हमारे पास की न्यूक्लियस है वो बीटा स्पिन स्टेट, एंटी पैरेलल, क्लॉकवाइज या हाफ स्पिन स्टेट में है, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज अल्फा स्पिन स्टेट पैरेलल या प्लस हाफ में है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखो, ध्यान सुनना, अब इन दोनों के बीच में हमारे पास जो एनर्जी गैप होता है ना, इन दोनों स्टेट के बीच में, लो और हाई एनर्जी स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा ई, ठीक है। और डेल्टा ई जो एनर्जी गैप है, एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द टू स्टेट, वो किसके इक्वल है, इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं कि जितना दोनों एनर्जी स्टेट के बीच में डिफरेंस होगा ना, उतना ही हमें बाहर से अप्लाई करना पड़ता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना तो उतने ज़्यादा हमें बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होती है ना उसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो एनर्जी। ये रेडियो एनर्जी क्या होती है, ये रेडियो एनर्जी हम अगर रेडियो एनर्जी को, ठीक है, अब इतनी एनर्जी दे दें कि जिसकी वजह से हमारा जो लोअर एनर्जी स्टेट का है वो क्या चलेगा, हाई एनर्जी स्टेट बीटा स्पिन स्टेट में चला जाए, ठीक है। अभी रेडियो एनर्जी का फील्ड जो है ना वो दोनों स्टेट में अलग अलग होता है, दोनों स्टेट में अलग होता है। देखो अब ये जो हमारी पैरेलल स्पिन स्टेट है, अल्फा स्पिन लो एनर्जी स्टेट है, ठीक है। अगर इसको एनर्जी, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर इसको एनर्जी हम क्या करें, रेडियो एनर्जी अगर हम हाई दे दें तो ये अल्फा अपनी अल्फा स्पिन स्टेट से क्या चला जाएगा, बीटा स्पिन स्टेट में चला जाता है। लेकिन अगर हम रेडियो एनर्जी को जो रेडियो एनर्जी हम दे रहे हैं, अगर उस एनर्जी को एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट दे दें, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इक्विवेलेंट दे देंगे ना, तो ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करता रहेगा, स्पिन करता रहेगा, अल्फा से बीटा में, बीटा से अल्फा में स्पिन करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है। जितना कम बाहर से अप्लाई करें मैग्नेटिक फील्ड उतना ही एनर्जी गैप क्या कम है, मतलब जितना एनर्जी गैप कम होगा उतना ही हमें एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड कम अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी और जो एनर्जी गैप है एक दूसरे के तीनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ में आया। मतलब यहाँ पर देखो अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ ना तो क्या होता है, देखो रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो एनर्जी का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये एनर्जी का इसका काम क्या होता है कि अल्फा, देखो अल्फा स्टेट क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट है, इसको हाई एनर्जी स्टेट में, न्यूक्लियस को हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो एनर्जी को अप्लाई करते हैं, रेडियो एनर्जी को देते हैं, ठीक है ना, अल्फा स्पिन स्टेट, लो एनर्जी स्टेट, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस हमारा लो एनर्जी स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट पर जा जाता है। बट इस रेडियो एनर्जी को मैं डेल्टा ई के इक्विवेलेंट दे दूँ, मतलब जितना एनर्जी गैप है उतना ही दे दूँ, तो न्यूक्लियस मेरा क्या करता रहेगा, स्पिन करता रहेगा, अल्फा से बीटा में, बीटा से अल्फा में स्पिन करता रहेगा। तभी क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस की, न्यूक्लियर जो है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करता है, रिजोनेंस करता है, अपनी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में मूव करता रहता है, ठीक है, स्पिन करता रहता है, ठीक है। अब क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट क्या है, अनस्टेबल स्टेट है न्यूक्लियस के लिए, वहाँ पे वो
थोड़े टाइम के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद वो फिर से अपनी एनर्जी को लूज़ करके, ठीक है, अपनी एनर्जी को लूज़ करके क्या करता है, लो एनर्जी स्टेट में आता है, और लो एनर्जी स्टेट में हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है। कैसे? जब हम इसको बाहर से रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को अप्लाई करते हैं लो एनर्जी स्टेट पे, तो वो हाई एनर्जी स्टेट पर चला जाता है। इस तरह से मतलब क्या करता है, न्यूक्लियस जब स्पिन करता है वो रिजोनेंस शो करता रहता है अल्फा से बीटा में, बीटा से अल्फा में। यहाँ पे देखो ये प्रोटॉन है, मतलब ये जो बिहेव कर रहा है एज अ मैग्नेट, और इसके सराउंडेड क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा फील करता है, ठीक है, ज़्यादा फील करेगा। और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा फील करेगा तो मतलब हमारे पास ऑब्वियस है कि जो एनर्जी होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, वो भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी इसको, मतलब पूरा रोटेट करवाने के लिए, पूरा मतलब पैरेलली। देखो जब हम बाहर एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसका खुद का भी तो मतलब जब स्पिन करता है इसका खुद का भी तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जब इसकी सराउंडिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं, वैसे हम डी शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। जब सराउंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, डी शील्ड मतलब कि यहाँ पे कोई कवरेज नहीं है इसके अराउंड, ठीक है, वो फ्री है, ओपन है, ठीक है। तो जो भी हम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड देंगे इसको, तो वो सारा का सारा अप्लाई करेगा, ठीक है। और इसका खुद का जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बाहर के एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। और ये देखो पूरा रोटेट करके देखो, क्योंकि पहले ही वो इस डायरेक्शन में था ना, तो मतलब कि लेफ्ट में था, पहले वो लेफ्ट डायरेक्शन में था, अब इसको पूरा रोटेट करके आना है डाउन साइड पे, तो मतलब इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर। तब ये क्या आएगा, अल्फा स्पिन स्टेट में आता है, जो कि क्या है, लो एनर्जी स्टेट होती है, ठीक है। अब देखो जब ये हमारा आया था मैग्नेट था, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक उसमें था, क्या कहते हैं, अल्फा स्पिन स्टेट में था, मतलब लो एनर्जी स्टेट में था, ठीक है। अब इसको मतलब हमें उसमें हाई स्पिन स्टेट में लेके आने के लिए, बीटा स्पिन स्टेट में लेके आने के लिए, है ना, इसको रोटेट करवाने के लिए, तो हमें क्या देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं E1, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी देंगे यहाँ पर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, तभी जाके वो क्या करेगा, मतलब कि अपनी हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे डी शील्डेड होते हैं ना, उनके आसपास कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं एनवायरनमेंट में, तो वो फील भी ज़्यादा करते हैं एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को, और साथ में उनको हाई एनर्जी भी चाहिए होता है उसको अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में जाने के लिए। बट यहाँ पे जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन, शील्ड मतलब एक कवर बनाना, है ना, कवर। यहाँ पे प्रोटॉन के अराउंड, मतलब इस मैग्नेट के अराउंड चारों तरफ आउटर शेल में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, इस वजह से ये ज़्यादा मतलब कि एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को फील नहीं करता है, जिसकी वजह से मतलब इसको बहुत कम, देखो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड कम अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब कि जो एनर्जी होगी, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी है, वो भी इसको कम चाहिएगी, है ना। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो होगी उसको बहुत ही कम लेवल पे भी अगर हम इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी देंगे, तो ये क्या कर जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट पे आ जाएगा, अपनी बीटा स्पिन स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है, हाई एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो डिशील्डेड होते हैं वो मतलब हमारे पास क्या है कि उनको हाई एनर्जी चाहिए अपनी एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए, और जो हमारे शील्डेड होते हैं उनको कम एनर्जी चाहिए, बिकॉज उनके पास कवरेज एरिया, मतलब उनके पास क्या है कि चारों तरफ उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो वो ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं। हो सकता है जब हम इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो फील भी ना करें, ठीक है। बस हम वापस क्या करेंगे कि जो एनर्जी देंगे ना, बाहर से जो एनर्जी देंगे, तो जिसको बोलते हैं E2 बोलेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपना स्पिन करेगा, अपनी करेक्ट जो भी जो मतलब डायरेक्शन होगी उसमें क्या हो जाएगा, ओरिएंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे E1 दिखा रखा है, एनर्जी E1 जो डीशील्डिंग के लिए दिखा रखा है, AP की जो दिखा रखी है ग्राफ में, वो हमें किसके लिए दिखा रखी है, E1 के लिए दिखा रखी है, मतलब कि डीशील्डिंग के लिए दिखा रखी है, डीशील्डिंग प्रोटॉन के लिए दिखा रखी है, और शील्डिंग के लिए दिखा रखी है, जिनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनका सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय B से दिखा रखा है, ठीक है ना। अभी A P कैसे आई है, B P कैसे आई है, अभी इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इसके यहाँ पर हम देख सकते हैं मैग्नेट है, ये हमें एग्जांपल दिखा रखा है डी शील्डिंग का कैसे पता चला, क्योंकि इसके अराउंड कोई भी क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। जब इसमें हम क्या करते हैं, अब देखो जब अफेक्टिव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, जो कि किसके इक्वल है, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के माइनस B लोकल क्या है, जो इसके लोकल इन्वायरमेंट में है, ठीक है, मतलब जो भी इसके इन्वायरमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ना। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा नहीं, मतलब यहाँ पे तो कोई इसका B लोकल है ही नहीं, तो इसका मतलब B लोकल यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये सारा का सारा जो भी हम अप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या करेगा, फील करेगा, ठीक है। तो इसका B अफेक्टिव क्या है, ज़्यादा है, B अफेक्टिव ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी है वो भी ज़्यादा लगेगी इसको अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में हाई एनर्जी स्टेट में लेके आने के लिए, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर हम सेकंड देखते हैं तो क्या होगा, ये सब शील्डेड में देखते हैं तो क्या होगा कि देखो जब भी हम बाहर से अफेक्टिव एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो कि इक्वल होगा B अप्लाइड माइनस B लोकल। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो इसका लोकल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ने शील्ड कर रखा है प्रोटॉन को अराउंड,
ठीक है, अराउंड इट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब हर जगह से क्या कर रखा है, प्रोटोन को मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने क्या कर रखा है, शील्ड कर रखा है, कवर कर रखा है, कवर कर रखा है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी हम बाहर से अप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड वो कम फील होगा। ठीक है, वो कम फील होगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो भी, मतलब इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए, बहुत कम मेगा हर्ट्ज में इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी चाहिए ओरिएंट होने के लिए अपने करेक्ट डायरेक्शन में। ठीक है, बीटा स्पिन स्टेट हाई एनर्जी स्टेट में ओरिएंट होने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या क्या रिजल्ट निकलता है, इससे रिजल्ट निकलता है कि जो हमारे डिशील्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो सारा एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब सारे एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को फील करते हैं। ठीक है, तो इससे उनका जो बी लोकल होता है वो जीरो होता है, तो एनर्जी जो डिफरेंस होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी है वो भी ज़्यादा, मतलब इनको चाहिएगी अपने ओरिएंट होने के लिए अपने प्रॉपर डायरेक्शन में, और एक्स्ट्रा जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई वो भी फील ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर टू शील्डिंग इलेक्ट्रॉन से। और शील्डिंग में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कवरेज होने की वजह से ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड है उसको फील नहीं कर पाते इतना, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो भी हमारे पास कम लगेगी इसको ओरिएंट करने में प्रॉपर डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो हमारे पास मैग्नेट दिखा रखे हैं, उनका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और इनके बिटवीन अपने हम सैंपल ट्यूब को लोड करते हैं, और सैंपल ट्यूब में हमारा क्या होता है, सैंपल होता है जो कि एनएमआर एक्टिव होना चाहिए, जो कि एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो करे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को अब डिपेंड करता है कि हमारे प्रोटॉन्स शील्डेड भी हो सकता है, डिशील्डेड भी हो सकते हैं। अब प्रोटॉन का शील्डेड और डिशील्डेड होना वो किस पे डिपेंड करता है कि उस प्रोटॉन के आसपास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या नहीं। सपोज करो, देखो मान लो फॉर एग्जांपल, जिसमें आगे एग्जांपल दिखाऊंगी डिटेल में, तो अगर कोई प्रोटॉन है जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास उसके एडजेसेंट में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसके पास, मतलब वो क्या करता है, पुल करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसे जो भी प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो उस प्रोटॉन के सराउंडिंग एरिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उस प्रोटॉन को बोलेंगे हम डिशील्डेड है। बट जिस प्रोटॉन के पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का मतलब कि क्या करेगा, क्लाउड बना रहेगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाता है, उसको बोलते हैं शील्डेड, जो हम आगे हम डिटेल में देखते हैं, डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, दो मैग्नेट है उनके बीच में हमारे सैंपल ट्यूब है, सैंपल ट्यूब में हमारा सैंपल लोड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी शिफ्ट होता है अकॉर्डिंग टू मतलब कि शील्ड या डिशील्डेड प्रोटॉन किस टाइप का उनके अंदर क्या होगा, केमिकल शिफ्ट होगा, उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, उसके बाद एम्पलीफायर, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर क्या होता है, जो सैंपल को होल्ड करे, है ना, जिसके अंदर हम अपनी सैंपल ट्यूब रखते हैं ना, ग्लास ट्यूब होगी जिसके अंदर अपना सैंपल लोड करते हैं हम। उसके बाद उसके दोनों तरफ हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं एट 60 to 100 मेगा हर्ट्ज स्पीड पे। ठीक है, उसको मैग्नेटिक कोल्स का काम क्या होता है, मैग्नेटिक कोल्स का काम होता है जब भी करंट फ्लो करता है तो ये कोल्स क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करती है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड हम देंगे अप्लाई करेंगे सैंपल को, तभी सैंपल के अंदर क्या होता है, केमिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। उनके जो सैंपल में मतलब जो प्रोटॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, केमिकल शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देन क्या होता है, हमारे पास एक स्वीप जनरेटर होता है। स्वीप जनरेटर का काम होता है कि सभी जो भी सैंपल है उस पर इक्वल अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। ठीक है, सैंपल में, पूरे सैंपल में इक्वल अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्रोड्यूस हो। देन हम क्या करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पल्स ऑफ रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, डिटेक्टर होता है जो कि डिटेक्ट करता है, मतलब रेडियो रिसीवर कॉइल दैट डिटेक्ट रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिटेड एज न्यूक्लाई रिलैक्स टू लो एनर्जी लेवल। मतलब जो हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो हमने अप्लाई की होगी, है ना, उस सैंपल में, अब उसको डिटेक्ट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी को, मतलब उस रेडियो एनर्जी को, ठीक है, कि शील्डेड और डिशील्डेड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या होगा, डिटेक्टर होगा। ठीक है, देन उसके बाद रीड आउट के लिए हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि डाटा को रीड आउट करता है, उसका डाटा की इंटरप्रिटेशन करता है, एंड देन एनएमआर स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन करता है। देन हम सैंपल सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं एनएमआर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ड्यूटेरोक्लोरोफॉर्म, हेक्सा ड्यूटेरोबेंजीन और ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब ये जो जितने भी सॉल्वेंट है ना, इनका हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस क्यों करते हैं, देखो जब हम हाइड्रोजन को, कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आता होगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जब हम जो अमीनो हाइड्रोजन होता है ना, अमाइड जो NH होता है, मतलब अमाइड हाइड्रोजन होता है ना, तो वो वाला हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करते हैं। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, NHCONH है ना, तो N के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है ना, मतलब प्रोटॉन होता है, उसको हम रिप्लेस करते हैं ड्यूटेरियम से। क्यों करते हैं रिप्लेस, क्योंकि ड्यूटेरियम से जब रिप्लेस करने के बाद जो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा मिल रहा था ना उस प्रोटॉन का, है ना, वो हमें नहीं मिलता ड्यूटेरियम से रिप्लेस करने के बाद। ऐसा क्यों करते हैं,
ठीक है। ऐसे इसलिए करते हैं, जैसे मैं आगे बताऊंगी भी। देखो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, ठीक है, जैसे सॉरी प्राइमरी बोल रही हूँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हमें स्पेसिफाई करना हो, है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बहुत सारे टाइप का होता है प्रोटीन का, जैसे कि अल्फा हेलिकल है, बीटा शीट है, बीटा टर्न है, ये रैंडम कोयल है, क्या है। तो ये सभी मतलब डिटेक्ट करने के लिए कि कौन से टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं ड्यूटेरियम से, क्योंकि ड्यूटेरियम स्पेक्ट्रा शो नहीं करता, ड्यूटेरियम का कोई एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं आता है, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं तो उसका कोई एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि देखो जो हमारा अल्फा हेलिकल होता है ना, अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा अल्फा हेलिकल होता है ना, तो हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा हाईली कोइल्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब फोल्डेड होता है स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे रिप्लेस करना ड्यूटेरियम से बहुत पॉसिबल नहीं होता है। अब देखो जो अगर हमारे पास क्या है कि हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा से भी पिक्स मिल रही है ना, इसका मतलब तो ये है कि वहाँ पे कोई ड्यूटेरियम से रिप्लेस नहीं हुआ है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है ड्यूटेरियम से, इसका मतलब तो वो हमारा अल्फा हेलिकल है। अगर बीटा शीट में दिखाऊंगी आगे मैं, बीटा शीट में वहाँ 50% एक्सचेंज हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर एक्सचेंज हो रहा है तो बीटा शीट है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो मतलब अल्फा हेलिकल है, पीक आ रही है तो क्या है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। में रखना कि जब हम ड्यूटेरियम को रिप्लेस करते मतलब हाइड्रोजन को अगर हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस करते हैं तो उसका कोई एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं आता। ये इसीलिए करते हैं ताकि हम सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसको विजुलाइज करने के लिए, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन से टाइप का प्रोटीन का, अल्फा हेलिकल है, रैंडम कोयल है, बीटा शीट है, बीटा टर्न है, कौन से टाइप का है। ये देखो एनएमआर सैंपल ट्यूब है जिसके अंदर हम सैंपल को लोड करते हैं, और सैंपल जो होता है वो कैसा होना चाहिए, एनएमआर एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। वो ऊपर लगाया हुआ हमें रबर सील्ड प्लग। अब प्रिंसिपल देखते हैं एनएमआर का। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल किसकी बेस पे होता है कि न्यूक्लियस की स्पिनिंग और न्यूक्लियस का स्पिन करना एंड न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड। इसका खुद का जो जब ये स्पिन करता है न्यूक्लियस तो खुद भी क्या करता है कि इसका खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब देखो अगर हमने जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब हम कोई भी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस जो स्पिन करता है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में स्पिन करता है, ठीक है। लेकिन जब बाहर से हम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियस क्या करता है, या तो जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल अलाइंड हो जाए या फिर उसके अगेन हो जाए, उसके अपोजिट हो जाए, मतलब एंटी पैरेलल हो जाए। जैसे हमें फिगर में दिखा रखा है, देखो जब हमने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो जो न्यूक्लियस था वो अपने एक्साइटेड से मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से क्या हो गया, हाई एनर्जी स्टेट पे स्पिन कर गया, मतलब मूव कर गया, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट, तो अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट इस तरह से मतलब कि रिजोनेंस शो करता है। यही हमारे पास क्या प्रिंसिपल एनएमआर का, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, मतलब न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिजोनेंस करना, क्या। अब देखो जब हमने क्या करा, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इनके बीच में क्या हुआ, ओरिएंटेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, स्पिनिंग स्टार्ट हो गई बिटवीन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। जब स्पिन मतलब जो न्यूक्लियस स्पिन करके अपनी एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है, बीटा स्पिन स्टेट पे जाता है, तब तो रिटर्न करता है जब, क्योंकि वो उसके लिए अनस्टेबल होती है, तो जब रिटर्न करता है, जब वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट पे आता है, मतलब कि लो एनर्जी स्टेट पे आता है, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को एमिट करता है, रिलीज करता है, ठीक है, एट द सेम फ्रीक्वेंसी लेवल पे, ठीक है। अब जो ये एमिट करती है ना, जो ये एनर्जी जो एमिट होती है वो एक सिग्नल की तरह, वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की तरह काम करते हैं, ठीक है, फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रा। देखिए ये जो एनर्जी जो रिलीज होती है ना, इसी की हेल्प से हम एनएमआर स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मतलब कि कहने का मतलब जितना उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए एनर्जी रिलीज की है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जितना हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था ना, उसको जितना हमने उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी दी थी उसको हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंचाने के लिए, अब वो अपने आप को फिर से स्टेबल करने के लिए हाई स्टेट से एनर्जी लो एनर्जी स्टेट पे आता है, मतलब अल्फा स्टेट पे आता है। तो कुछ ना कुछ जब वो एनर्जी रिलीज करता है उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी बोलते हैं, तो वो एक सिग्नल की तरह काम करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा, और वो जो एनर्जी होती है वो सिग्नल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम कि मैंने बोला था जब भी हम अप्लाइड एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड देते हैं किसी भी न्यूक्लियस को, वो स्पिन करता है, वो मतलब कि मे बी मतलब कि अल्फा स्पिन स्टेट में भी कर सकता है, मतलब कि पैरेलल भी हो सकता है, मतलब कि उसका जो स्पिन है उसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल भी हो सकता है एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के, फिर अपोजिट भी हो सकता है टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको रिप्रेजेंट करता है बीटा स्पिन स्टेट है हाफ माइनस हाफ, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रोटॉन एनएमआर पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ही मतलब टिपिकल है बट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटॉन एनएमआर में हमें प्रोटॉन के अंदर जो केमिकल शिफ्ट है, प्रोटॉन की जो पीक्स हैं, प्रोटॉन की वजह से जो सिग्नल आएंगे, पीक्स आएंगे ना, उन्हीं को विजुलाइज करके हम क्या करते हैं, ये जो 1D प्रोटॉन एनएमआर है उससे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है उसको विजुलाइज करते हैं। स्पेशली हम ये पता करते हैं कि प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड, कौन कौन से अमीनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट है, कि देखो हर एक अमीनो एसिड के ध्यान सुनना, हर एक अमीनो एसिड का जो आर ग्रुप होता है वो क्या होता है, डिफरेंट
होता है। तो हर एक अमीनो एसिड आर ग्रुप डिफरेंट होने से तो उसमें देखो प्रोटॉन भी अलग होते हैं, है ना, आर ग्रुप डिफरेंट है, प्रोटॉन अलग, उनकी शिफ्टिंग अलग होगी, उनकी पीक्स, उनके सिग्नल्स अलग आएंगे, तो उसकी बेसिस पे हम अमीनो एसिड का पता करते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का उसको विजुअलाइज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, CH2CH3OH है, ठीक है। अब CH2CH3OH है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख रखा है, यहाँ पे CH3CH2OH है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेंगे, 3 सिग्नल मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों जो प्रोटॉन है ना, देखो जो CH2 जो कार्बन के साथ लगा हुआ है H2, है ना, जो C कार्बन के साथ H3 लगा हुआ है, 3 प्रोटॉन लगे हुए हैं, ठीक है, O के साथ H लगा हुआ है, तो इनके सभी के जो ये सभी के सभी जो प्रोटॉन्स है ना अलग अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इस वजह से ये अलग अलग सिग्नल देंगे, अलग अलग पीक्स देते हैं, ठीक है। अगर एक ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो उनकी पीक एक आती है, अब इनका अलग अलग इन्वायरमेंट है, इस वजह से इनकी पीक्स क्या आती हैं, डिफरेंट आती हैं। तो मुझे यहाँ पे 3 सिग्नल देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फिगर में दिखा रखा है, मुझे 3 सिग्नल देखने को मिल रहे हैं, एक CH3 की वजह से, एक CH2 मतलब एक H2 की वजह से, एक H3 की वजह से, और एक O की। तो इसी अब मैं NMR प्रोटॉन NMR जो स्पेक्ट्रा है ना उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चलती हूँ, इथेनॉल को, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ सिग्नल्स मुझे यहाँ पे कितने देखने को मिले, 3। कैसे पता चला, क्योंकि तीनों प्रोटॉन तीनों टाइप के जो प्रोटॉन है अलग अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ इंडिकेट हाउ मैनी, कितने टाइप के डिफरेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्नल। पोजीशन ऑफ सिग्नल की पोजीशन कहाँ पे आएगी, पोजीशन का मतलब है कि केमिकल शिफ्ट, ठीक है। ये हमें किसके बारे में बताता है, केमिकल शिफ्ट के बारे में बताता है कि केमिकल शिफ्ट की वो अप फील्ड है या फिर वो डाउन फील्ड है, ठीक है। अब इसको मैं आगे एक एग्जांपल में फिगर के साथ दिखाऊंगी कि अप फील्ड और डाउन फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो पोजीशन वही है कि ये अप फील्ड होगा मतलब आगे होगा, या पीछे होगा मतलब डाउन फील्ड होगा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन मैं अभी आगे दिखाऊंगी, ठीक है, कैसे पता करते हैं पोजीशन। एक है इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसका मतलब उसका नंबर, मतलब सेम टाइप के प्रोटॉन का नंबर क्या है। जैसे कि हम ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो प्रेजेंट कर रहे हैं सिग्नल, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब CH3 है, इसमें कितने प्रोटॉन है जो बिल्कुल सेम है, मतलब जो सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही सिग्नल जो शो कर रहे हैं वो 3 है। ऐसे CH2 में जो एक ही सिग्नल शो कर रहे हैं वो कितने, 2 प्रोटॉन है। तो 3 जो शो कर रहे हैं सिग्नल, ठीक है, तो उसकी पीक क्या आएगी, थोड़ी बड़ी आएगी ना। जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है, देखो CH2 के कंपेयर में CH3 की पीक ज़्यादा आएगी, और H के कंपेयर में CH2 की पीक क्या होगी, बड़ी आएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या है वो, ठीक है, वो पता करते हैं। एक होता है स्प्लिटिंग, स्पिन स्प्लिटिंग, जैसे यहाँ पे हमें दिखा भी रखा है कि एक जो पीक है वो क्या है, स्प्लिट कर रही है। स्प्लिट का मतलब है कोई डिवाइड हो रही है, स्प्लिट हो रही है, ऊपर से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अब वो स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, इसको भी मैं आगे एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि स्पिन स्प्लिटिंग, लेकिन इसमें बता देती हूँ मैं स्पिन स्प्लिटिंग क्या बताता है कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास CH2CH3OH है, ठीक है। अब ये CH2 जो है वो अपने नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से कितना स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। जैसे CH2 के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा CH3 का, ऐसे CH3 के ऊपर इफेक्ट पड़ता है CH2 का, और OH का भी। OH पे किसका इफेक्ट पड़ता है, CH3 का, मतलब नेबरिंग जो भी प्रोटॉन्स होंगे ना उसकी वजह से हमारे पास क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने CH2 को A लिया, CH3 को B और OH को मैं C बोल रही हूँ, तो A पे B का क्या इफेक्ट है, ठीक है। C का क्यों नहीं इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो इसके नेबरिंग में नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आगे डायग्राम में बताऊँगी कैसे हम इसको रीड आउट करते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो भी न्यूक्लियस है जो स्पिन करता है 2 एनर्जी स्टेट में होता है। एक होता है लो एनर्जी स्टेट जिसको बोलते हैं अल्फा, और एक होता है हाई एनर्जी जिसको बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि जो डेल्टा ई है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। स्पिन फ्लिप का मतलब होता है जिसको बोलते हैं हम रिजोनेंस, मतलब कि स्पिन का फ्लिप करना, रिजोनेंस करना, एक ओरिएंटेशन से दूसरी ओरिएंटेशन में जाना, ठीक है, बाय द फीलिंग ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे जो भी न्यूक्लियर मैग्नेटिक जो रिजोनेंस है इसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स पढ़े। एक हमने पढ़ा है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसको B0 से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट गैस की टेस्ला, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी जो क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, ठीक है, जिसको मेजर हम हर्ट्ज में या फिर मेगा हर्ट्ज में करते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, जो हमने इंटरप्रिटेशन बोला था ना NMR का हम करते हैं, उसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, पोजीशन, नंबर, इंटेंसिटी और एक हमने पढ़ी थी स्प्लिटिंग, ठीक है। इन्हीं चारों से ही मतलब हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हीं चारों से ही आते हैं इंटरप्रिटेशन में। तो मैं पहले 3 इंटरप्रिटेशन समझाती हूँ, फिर हम फोर्थ इंटरप्रिटेशन है स्प्लिटिंग वाली, उसको बाद में देखते हैं। पहले हम 3 इंटरप्रिटेशन कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। देखो पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल दिखा रखा है ClCH2CH3,
ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता करना है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या बताया था मैंने कि कितने टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है जो फील कर रहे हैं एक जैसा इन्वायरमेंट। तो एक तो यहाँ पे 2 ही टाइप के प्रोटॉन दिख रहे हैं, देखिए ना। तो एक तो CH2 में मतलब कि जो क्लोरीन साथ लगा हुआ और एक CH3H3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें 2 ही टाइप के प्रोटॉन मतलब यहाँ पे मुझे 2 ही टाइप के सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोटॉन, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो 2 टाइप के प्रोटॉन्स है जो कि 2 टाइप के सिग्नल मिले, बिकॉज यहाँ पे दोनों टाइप के प्रोटॉन्स हैं, दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पर देखो, अब इसका हम जो ग्राफ बनाते हैं ना, मास स्पेक्ट्रा बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे हमें TMS दिखा रखा है। TMS क्या होता है, टेट्रा मिथाइल सिलेन। टेट्रा मिथाइल सिलेन जैसे हमें स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, इसके पास क्या होता है, देखो अगर इसके अंदर हम प्रोटॉन्स को देखते हैं ना, तो कितने प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स। क्योंकि यहाँ पर मैंने 12 इकट्ठे क्यों बोला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है ना वो सभी एक ही जैसे इन्वायरमेंट में। ऐसा कोई ही मतलब बायोलॉजिकल फील्ड में कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास मतलब कि 12 प्रोटॉन हो और 12 प्रोटॉन सेम इन्वायरमेंट में हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो टेट्रा मिथाइल सिलेन ही है और इसी को हमें एज ए रेफरेंस लिया हुआ है और इसी की हमने जो इसको हमने 0 ppm पे सेट किया है। ठीक है, तो इसी के रेफरेंस में मतलब हमें क्या देखना है, केमिकल शिफ्ट देखना है। अब सपोज ठीक है, तो TMS को हमने क्योंकि इसके बाद देखो अभी हमने Cl CH2 CH3 में 2 टाइप के सिग्नल आए। अब इसमें देखो टेट्रामेथाइल में सिर्फ एक ही सिग्नल आएगा, बिकॉज यहाँ पे सारे प्रोटॉन एक ही इन्वायरमेंट को फिल कर रहे हैं, है ना, एक ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, एक जैसा इन्वायरमेंट है। देखो जितने प्रोटॉन है एक बॉन्ड से सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं और एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सभी जितने प्रोटॉन है 12 के 12 प्रोटॉन जो है वो सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो इसको हमने एज ए रेफरेंस ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, देखो अब Cl CH2 CH3 है। ठीक है, अब हमें पहला इंटरप्रिटेशन तो होगी कितने सिग्नल आएंगे। ठीक है, कितने सिग्नल आएंगे, इंटेंसिटी भी समझ में आ गई होगी कि CH3 जो है उसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, एक जैसे मतलब एक ही जैसे सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू CH2 से। ठीक है, इंटेंसिटी समझ में आ गई। अब थर्ड क्या है, थर्ड क्या था हमारा पास, पोजीशन। अब पोजीशन समझो ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, पोजीशन में क्या होगा, देखो अब जो पहला कार्बन है ना CH2 है। ठीक है, अब इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके एडजेसेंट में क्लोरीन प्रेजेंट है, इसके एडजेसेंट में क्लोरीन प्रेजेंट है। अब क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करता है, ये अब जो प्रोटॉन से अपनी तरफ क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, अब जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, CH2 है, ये जो प्रोटॉन्स है ना इसके सराउंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये पूरा ओपन होगा, मतलब इसके ऊपर कोई भी कवर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं हम डी शील्डेड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम। अब मैंने पीछे भी बताया था कि जो डी शील्डेड होते हैं तो ये एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा फील करते हैं और ऑब्वियस है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी है उसको भी ज़्यादा फील करेंगे अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इनका TMS के रेफरेंस में जो इनकी पीक आती है वो कैसे आती है, क्योंकि इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इनको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए। ठीक है, इनको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए था हर्ट्ज। ठीक है, इसको ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए इसकी जो पीक आती है TMS के रेफरेंस में डाउन फील्ड आती है। डाउन फील्ड मतलब कि हमारे पास क्या होगा, डी शील्डेड है, डाउन फील्ड है मतलब दूर आएगी, इसकी डाउन फील्ड होगी मतलब बैक आए, मतलब कि दूर होगी, अवे होगी, मतलब TMS से क्या होगी, अवे होगी। ठीक है, क्योंकि इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, है ना, तो इसलिए इसकी पीक क्या होगी, डाउन फील्ड होगी। ठीक है, अब इसी तरह अगर CH3 का देखते हैं हम, CH3 के पास एडिशन में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है ना, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, इसके पास कोई आसपास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना होने की वजह से इसके पास चारों तरफ, इस प्रोटॉन के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो बना रहेगा ना चारों तरफ, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये अगर बाहर से इसको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी करेंगे तो ज़्यादा फील नहीं कर पाएगा और रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो होगी वो भी इसको कम चाहिएगी। ठीक है, वो भी कम होगी इसको अपनी लो से हाई एनर्जी स्टेट में स्पिन करने के लिए। ठीक है, तो ये कैसा होगा, क्योंकि इसकी चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, इसलिए वो कैसा होगा, शील्डेड होगा, कवर्ड होगा चारों तरफ से। ठीक है, और शील्डेड होगा और इसी को बोलेंगे हम अप फील्ड बोलेंगे। मतलब कि जो TMS के रेफरेंस में इसको बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी मतलब इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी चाहिए इन द हर्ट्ज। ठीक है, तो ये TMS के रेफरेंस में मतलब कि TMS के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसलिए इसको बोला अप मतलब आगे होगा ना, अप फील्ड, या फिर इसको बोलेंगे हम शील्डेड। आए समझ में, तो पोजीशन हो गया, नंबर हो गया और मतलब हमारे पास क्या होगा, इंटेंसिटी हो गया। स्पिन स्प्लिटिंग है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, अब ये A और B समझ में आ गया ना, कैसे आया है। A मतलब मेरा पास क्या है, शील्डेड है, शील्डेड मतलब हमारा CH3। ठीक है, जो हमारा अप फील्ड है, क्योंकि जो शील्डेड है उसको कम एनर्जी चाहिए, इसलिए उसकी पीक पहले हाई है, मतलब A है ना, लो एनर्जी चाहिए और हाई एनर्जी चाहिए, हाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, वो डाउन शील्ड होगा या फिर डाउन फील्ड होगा या डी शील्ड होगा, उसकी पीक आएगी बाद में। और इसकी इंटेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है और इसकी पीक ज़्यादा क्यों है शील्डेड, क्योंकि उस पर 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 CH2 CH3 अगर हम देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो इसमें क्या होता है,
अब इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बनेंगे। अब नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, देखो दो टाइप के सिग्नल। क्यों दो टाइप के सिग्नल है, देखो CH3 जो है ना, दोनों एक ही सेम इन्वायरमेंट को फिल कर रहे हैं। इसमें जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है कार्बन के साथ वो सेम इन्वायरमेंट को फिल कर रहे हैं, और जो बीच में जो CH2 है वो अलग है ना। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो ही टाइप के सिग्नल मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, दो टाइप के सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे CH3 दोनों एक ही, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोटॉन के पास क्या है, एक तरफ क्या कार्बन है, दूसरी तरफ वही CH2 है, जो सेकंड जो CH3 है उसके साथ भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है ना। तो यहाँ पे दो ही टाइप के सिग्नल मिलते हैं। और अगर मैं इसमें इंटेंसिटी की बात करूँ, इंटेंसिटी यहाँ पे पी कितनी आएगी, दो पीक आएगी, बिल्कुल सेम। पहले किसकी पीक आएगी, मतलब अब फील्ड में किसकी पीक आएगी, अब फील्ड में किसकी पीक आएगी, अब फील्ड में किसकी पीक आ जाएगी, मतलब हमारी CH3 की पीक आएगी अब फील्ड में, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी आ जाएगी पीक, हमारी CH2 की पीक आएगी जो डाउन फील्ड में होगी, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज देखो CH CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें सबसे पहले सिग्नल्स कितने आ रहे हैं, देखो कार्बन के साथ CH3 जो लगा हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो तो एक ही मतलब एक टाइप का सिग्नल शो करेगा A, ठीक है। CH इसके साथ जो प्रोटॉन है वो B, ठीक है, और CH2 हो गया C, और फिर CH3 होगा D। तो कितने टाइप के सिग्नल्स यहाँ पे मिलेंगे, हमें चार टाइप के सिग्नल्स मिल रहे हैं, है ना, चार टाइप के सिग्नल मिलेंगे ना हमारे पास यहाँ, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम, कार्बन है, कार्बन के ऊपर मतलब कि टर्शियरी कार्बन है हमारा CH3 और फिर उसके साथ क्या है CH2 CH3। अब इसमें मुझे कितने सिग्नल मिल रहे हैं, 3 टाइप के सिग्नल मिल रहे हैं। इसी तरह एग्जांपल हमारे पास फिफ्थ देखते हैं हम, तो C डबल बॉन्ड C, जब भी हमें डबल बॉन्ड दिखा रखा हो ना एग्जांपल में, तो उसको सिमेट्रिकली डिवाइड करके देखना करो। अगर वो सिमेट्रिकली डिवाइड हो रहा है तो देख लो कौन से प्रोटॉन सेम इन्वायरमेंट में है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब मैंने C डबल बॉन्ड C H, ठीक है। अब देखो सभी एक ही जैसे इन्वायरमेंट में है ना, सभी एक जैसे इन्वायरमेंट, हाइड्रोजन के साथ कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, हर एक हाइड्रोजन के साथ ऐसा ही है, हर एक प्रोटॉन के साथ मतलब, तो यहाँ पे एक ही टाइप का सेम मिलता है। इस तरह सिमिलरली हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH3 H है और H है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो तुम, इसको अगर हम सिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं तो सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। सिमेट्रिकली जब इसको डिवाइड करके देखोगे नहीं हो रहा है, देखो करके देखो। अब CH3 है, ठीक है, CH3 के साथ क्या है, कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन तो ऑब्वियस अलग इन्वायरमेंट में ही है, ठीक है। अब अगला देखते हैं B वाला में, देखो कि अगर हाइड्रोजन है उसके बाद हमारे पास क्या कार्बन है, कार्बन के साथ क्या CH3 है। बट हम C वाले कार्बन को देखेंगे, C वाले प्रोटॉन को देखेंगे तो हाँ प्रोटॉन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, प्रोटॉन है, ठीक है। देखो सभी यहाँ पे प्रोटॉन जो है अलग अलग इन्वायरमेंट में, इस वजह से यहाँ पर क्या हमें 4 सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बेंजीन में देख रही हूँ, मिथाइल बेंजीन में, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, इसको पहले सिमेट्रिकली डिवाइड करके देख लो, देखो सिमेट्रिकली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 है वो तो अपने अलग इन्वायरमेंट में है, उसके पास जो प्रोटॉन्स है वो तो A हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन दिखा रखे हैं B पे, ठीक है, वो हमारे पास क्या सेम इन्वायरमेंट में, दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर क्या है, हमारे पास CH3 है, दूसरी तरफ जो प्रोटॉन है उसके पास भी CH3 है, और नीचे क्या है, मतलब हमारा प्रोटॉन है, नीचे प्रोटॉन, दोनों मतलब बिल्कुल सिमिलर इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नीचे जो प्रोटॉन दिखा रखे हैं लेफ्ट और राइट साइड में, वो भी सिमिलर इन्वायरमेंट में, जिसको हमने C लिख दिया। अब लास्ट में जो प्रोटॉन होगा D लिखा हुआ है, वो अपना अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट में से उसको D लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सिग्नल मिल रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, ON2 CH2 CH3। अब इसमें भी देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 3 टाइप के प्रोटॉन होंगे, मतलब 3 अलग अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ 3 सिग्नल देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा CH2 जो ON2 के पास है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो क्या करेगा अपनी तरफ पुल कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को CH2 से, जिसकी वजह से डिशील्डेड होगा। डिशील्डेड होगा तो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी ज़्यादा चाहिए इसको अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में ओरिएंट होने के लिए, तो यहाँ पे E ज़्यादा चाहिए। जो B वाला CH2 उसको मिडल एनर्जी चाहिए, और CH3 है उसके पास तो कोई एडजेसेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नहीं, इसीलिए कैसा होगा, शील्डेड होगा, अपफील्ड होगा, है ना, अपफील्ड होगा, शील्डेड होगा, जिसकी वजह से हमारे पास होगा यहाँ पे एनर्जी कम चाहिए। TMS को हमने कहा था कि हम इसको एज अ रेफरेंस कंपाउंड ले रहे हैं ना, इसको हम सेट करते हैं, इसका NMR में जो इसका जो पार्ट्स पर मिलीमर ppm है उसको हम सेट करते हैं 0 पे, है ना, 0 पे सेट करते हैं ना। मतलब कि जो हमारा TMS है, क्योंकि मैंने बोला था कि इसके पास जो इसके पास जो 12 प्रोटॉन है वो सेम इन्वायरमेंट को फील कर रहे हैं, तो वैसे तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एज ए रेफरेंस कंपाउंड ले रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जितने भी हम सैंपल ले रहे हैं, जितना भी कोई एटम ले रहे हैं उसके जो प्रोटॉन शिफ्ट करेंगे, तो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, केमिकल शिफ्ट को निकालते हैं, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम V सैंपल, मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो हमारी सैंपल ने कितना शिफ्ट किया है, सैंपल में जो प्रोटॉन है उसने कितना शिफ्ट किया है, माइनस मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0 ppm, ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस 0 ppm। जो भी आंसर आएगा वो हमें क्या बताएगा, वो हमें
केमिकल शिफ्ट बताता है कि जो TMS है उसके रेफरेंस में जो भी प्रोटॉन होंगे, सैंपल में जो प्रोटॉन होंगे उसने कितना केमिकल शिफ्ट किया है। ठीक है, अब ये भी बता चुकी हूँ कि शील्डिंग क्या होती है प्रोटॉन की और डी शील्डिंग क्या होती है प्रोटॉन की, है ना। तो शील्डिंग का मतलब वही देखो, शील्ड करा हुआ है, कवर क्या हुआ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी अराउंड द न्यूक्लियस क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं, इसको कवर करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम अप फील्ड या फिर इसको बोलेंगे शील्ड करेंगे। इसकी पीक आएगी जो NMR स्पेक्ट्रा में TMS के पास आएगी। ठीक है, और जो डी शील्डिंग है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी न्यूक्लियस के अराउंड, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होगा, यहाँ पे डी शील्ड होगा फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, और इसलिए इसका जो सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा, डाउन फील्ड डी शील्डेड होगा फ्रॉम द TMS से इन द NMR स्पेक्ट्रा में। ठीक है, जैसे हमें डायग्राम में भी दिखा रखा है, अब फील्ड जिसको हम शील्डेड बोल रहे हैं वो TMS के पास होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इसको मतलब कि कम रेडियो फ्रिक्वेंसी की रिक्वायर्ड होगी फॉर प्रॉपर ओरिएंट करने के लिए, प्रॉपर अलाइन करने के लिए, प्रॉपर डायरेक्शन में। ठीक है, तो और जबकि जो हमारा डाउन फील्ड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड क्या होगी, होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये डाउन फील्ड है, डाउन शील्ड है, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा इसके पास, मतलब कि जो क्या करेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी, जिसकी वजह से मतलब हमारे पास क्या होगा, ये ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा, ज़्यादा मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी चाहिए फॉर प्रॉपर ओरिएंट करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसलिए क्या होगा, TMS के अवे होगा, दूर होगा, है ना, डाउन फील्ड होगा, और मतलब डी शील्डेड होगा। देन हम देखते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट पे। सबसे पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रुप्स का होना, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं ना, तो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की प्रेजेंस ही बताती है पोजीशन, ठीक है, सिग्नल की पोजीशन कहाँ पे, डाउन फील्ड होगी या फिर अप फील्ड होगी। ठीक है, सेकंड इज डायमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन डबल डी शील्डिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टाइप्स ऑफ सोलवेंट विच आर यूज इन NMR स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो भी होंगे वो कैसे अफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो भी अटैच होते हैं CS सिस्टम से, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं ना अराउंड द न्यूक्लियस में, क्या करते हैं, डी शील्डिंग करवाते हैं, एंड मतलब कि जिसको बोलते हैं हम लेस शील्डिंग या फिर। ठीक है, जिसकी वजह से केमिकल शिफ्ट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ना, डाउन फील्ड होता है, इंक्रीज़ होगा मतलब अवे जा रहा है, दूर जा रहा है ना, मतलब TMS से, तो मतलब उसके अवे हो रहा है, शिफ्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब तो उसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करवाते हैं, केमिकल शिफ्ट को इंक्रीज़ करवा देते हैं, जैसे CHOH हो गया, हो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, है ना, जैसे कि CHBr हो गया, CH3Br क्या है, ब्रोमीन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे ही CH3Cl क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, CH3F जो कि ये भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना उतना ही ज़्यादा केमिकल शिफ्ट होगा। फ्लोरीन क्या है, क्लोरीन से ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा केमिकल शिफ्ट कराएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा वो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, उतनी ज़्यादा डी शील्डिंग कराएगा, है ना, उतनी ज़्यादा मतलब कि केमिकल शिफ्ट को करवाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जिसके फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम शील्डिंग और डी शील्डिंग देखते हैं। ठीक है, NMR इंटीग्रेशन करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है CH3OC, सी के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो लगा हुआ है CH3 के पास, है ना, जो CH3 जो पहला जो CH3 उसके पास जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी होंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो पहला जो ये जो CH3 है वो कैसा होगा, डी शील्डेड होगा, डाउन फील्ड होगा। तो CH3 हमारे पास क्या दिखा रखा है, हमारा डाउन फील्ड दिखा रखा है, डी शील्डेड दिखा रखा है ना, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी को फील करेगा, ज़्यादा इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। और जबकि हमारा ये जो जिसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, ठीक है, ये ऑक्सीजन से दूर है ना, ये ऑक्सीजन से दूर है, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 लगे हुए हैं इसके साथ पहले कार्बन है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से दूर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर है। इस वजह से मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नहीं है पुल करने के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, शील्डिंग होगी। ठीक है, शील्डिंग होगा और ये क्या होगा, अप फील्ड होगा। अब इंटेंसिटी मैं बता चुकी हूँ, इंटेंसिटी जैसे यहाँ पे हमारे पास जो CH3 है, ठीक है, जो कि डाउन फील्ड है, डी शील्डेड है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि उस पर 3 प्रोटॉन है। सपोज करो अगर उसकी इंटेंसिटी मतलब हमारे पास 3 हाइड्रोजन है ना, मतलब यहाँ पे जैसे 20 है, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी है, 3 प्रोटॉन की वजह से उसकी इंटेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि CH3 की ट्राइस है, तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन होंगे, 9 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन की वजह से इसकी इंटेंसिटी कितनी दिखा रखी है, हमें 60 दिखा रखी है, और जबकि यहाँ पे 3 प्रोटॉन की इंटेंसिटी हमें कितनी दिखा रखी है, 20। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारे पास 3 प्रोटॉन की इंटेंसिटी 20 है वो 3 टाइम्स क्या कम है, या फिर बोल सकते हैं 9 प्रोटॉन की इंटेंसिटी 3 प्रोटॉन से मतलब कि 3 टाइम्स क्या है, ज़्यादा इंटेंसिटी है। ओके,
देन हम देखते हैं जो प्रोटॉन जो H1 प्रोटॉन मतलब जो भी प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम है, इसमें हम प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट में क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, इंटेंसिटी होगी पीक की, और अगेंस्ट जो मतलब हमारा एक्स एक्सिस उसके पास क्या होगा, केमिकल शिफ्ट होगा, जिसको मेजर करते हैं ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन में। जितने भी जो प्रोटॉन जो मतलब कि हमारे पास TMS के रेफरेंस में जब वो केमिकल शिफ्ट शो करते हैं, ठीक है, तो वो इनका जो केमिकल शिफ्ट होता है वो जीरो पे तो हमारा सेट होता है TMS, और वो 10 तक 10 हर्ट्ज तक मतलब 10 ppm तक मतलब क्या करते हैं, केमिकल शिफ्ट को शो करते हैं। ठीक है, अभी सभी प्रोटॉन्स मतलब कि सभी कंपाउंड में जो प्रोटॉन्स हैं उनका वैरी करता है कितना मतलब वो केमिकल शिफ्ट करते हैं। ठीक है, रेफरेंस में हम TMS को लेते हैं 0 पे। तो यहाँ पे अप फील्ड डाउन फील्ड जो है ये पोजीशंस बताती है पिक्स की, है ना, मतलब लोकेशन बताती है कि ये भी डिपेंड करता है कि अप फील्ड होगा डाउन फील्ड होगा, ये डिपेंड करता है कि प्रोटॉन्स कौन से इन्वायरमेंट में है। ठीक है, अब TMS को हमने यहाँ पे मैंने बोला था ये जो कि एक रेफरेंस कंपाउंड की तरह लेते हैं, जो कि एक इनर्ट कंपाउंड है, इसका सिर्फ एक ही पीक आती है। ठीक है, इसका ये एक ही सिग्नल शो करता है, इसके बाद 12 प्रोटॉन्स एक ही पीक शो करते हैं, एक ही सिग्नल शो करते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे होती है, अप फील्ड में होती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम केमिकल शिफ्ट, ठीक है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज ए पार्ट्स पर मिलियन में, शिफ्ट डाउनवर्ड डाउनफील्ड फ्रॉम द TMS स्टैंडर्ड। ठीक है, तो TMS जिसको हमने स्टैंडर्ड लिया है उससे मतलब जो भी प्रोटॉन का शिफ्ट होगा डाउनफील्ड मतलब डिशील्ड प्रोटॉन के बारे में है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें केमिकल शिफ्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा सैंपल होता है ना, अब सैंपल में सैंपल है जिसमें हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे ना, तो जो सैंपल ने कितना मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, सैंपल ने मतलब न्यूक्लियस ने कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जर्व किया है इन हर्ट्ज में, मतलब उसका कितना पार्ट्स पर मिलियन आया। ठीक है, मतलब कि रेफरेंस के कंपेयर में, जैसे सपोज करो मतलब मान लो उसका 6 से 7 के बीच में आ गया। ठीक है, उसको माइनस कर दो TMS के कितने पे होगा, मतलब हमारा 0 पे, उसको हमने सेट कर रखा है 0 पे, मतलब फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय TMS ने, TMS जो कि हमारा स्टैंडर्ड है इन हर्ट्ज, ठीक है, उसकी कितनी भी 0 पे, तो 6 से 7 उसको माना, माइनस का हमने 0। ठीक है, मतलब जो TMS ने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ठीक है, डिवाइड करेंगे उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर में एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करें, स्पेक्ट्रोमीटर की क्या फ्रीक्वेंसी होगी इन मेगा हर्ट्ज के अंदर। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, केमिकल शिफ्ट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्ब्ड आर इन हर्ट्ज में होगी, एंड स्पेक्ट्रोमीटर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व करेगा वो किस में करेगा, मेगा हर्ट्ज में, मतलब कुछ नहीं करना, मेगा में क्या करना है, जो भी हर्ट्ज की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से। ठीक है, मीनिंग डैट देर इज मिलियन फॉल्ट डिफरेंस होगा दोनों में, बहुत है मेगा हर्ट्ज में मिलियन फॉल्ट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, और इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। फॉर एग्जाम्पल अब ना जैसे ना हमने जैसे इससे पहले हमने एक और टेक्निक पढ़ी थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमें ये तो पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हमें उसका मास पता चल जाता है, उसका हम स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं भी, हाँ भी उसके अंदर 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है ना, ये तो हमें पता चल गया। बट हमें ये क्या IR स्पेक्ट्रा जैसे मैंने पढ़ाया नहीं, आगे हम पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में, तो उससे हमें पता चल जाता है कितनी वाइब्रेशन, मतलब कार्बन के कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने देख लिया कि इसमें कोई भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है, 0 अनसैचुरेशन मतलब कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हमें ना 2 तरह के, अब देखो अब C3H7Cl है, इसको हमें 2 फॉर्म में बना सकते हैं। देखो या तो ये हो सकता है 1 क्लोरोप्रोपिन भी हो सकता है, 2 क्लोरोप्रोपिन भी हो सकता है, बट मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम ये नहीं पता कर सकते, उसे हमें स्ट्रक्चर तो बता दिया कि 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। ठीक है, अब वो ये जो स्ट्रक्चर जो है वो 1 क्लोरोप्रोपिन भी हो सकता है, 2 क्लोरोप्रोपिन हो सकता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि 1 क्लोरोप्रोपिन है या फिर ये 2 क्लोरोप्रोपिन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हमें देखो सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो रहा है, देखो सपोज करो पहले हमने सपोज किया कि हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपिन है, अब 1 क्लोरोप्रोपिन है तो मुझे कितने सिग्नल मिलेंगे, 3 सिग्नल मिलेंगे, है ना, क्योंकि 3 टाइप के प्रोटीन है जो कि अलग अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। CH2 1 टाइप का प्रोटोन, CH2 सेकेंड टाइप का, अब थर्ड टाइप का होगा CH3 जो H3 है। ठीक है, और इससे अगर 3 सिग्नल आ रहे हैं इसका मतलब तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है कंपाउंड को वो क्या है, 1 क्लोरोप्रोपिन है। अगर 2 ही सिग्नल आ रहा है, क्योंकि हमें दो सिग्नल कैसे आ रहे हैं, CH3 एक सिग्नल देंगे और CH हमारे पास सेकंड सिग्नल देगा। ठीक है, तो अगर 2 सिग्नल आ रहा है इसका मतलब हमारे पास जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो क्या है, 1 क्लोरोप्रोपिन नहीं है, 2 क्लोरोप्रोपिन है। ठीक है, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम किसी भी मतलब की ग्रुप की पोजीशन को भी हम पता कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका एग्जैक्ट। हम 4th इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, दैट इज स्पिन स्प्लिटिंग, कि कोई भी पिक्स है वो स्प्लिट क्यों करती है, कैसे करती है, कितने में स्प्लिट होती है।
तो जो स्प्लिटिंग होती है ना उसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ n+1 रूल। अभी n+1 रूल क्या होता है अभी हम देखते हैं, ठीक है। देखो जब भी हमारे पास क्या करता है कि प्रोटॉन स्प्लिट करता है ना, तो वो डिपेंड करता है कि उसके नेबर में प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH2 मैं इसको A ले लेती हूँ, CH3 B ले लेती हूँ। अब A जो प्रोटॉन है वो स्प्लिट करते हैं, मतलब A प्रोटॉन एक वजह से ए प्रोटॉन की जो पीक आएगी वो जो स्प्लिट करेगी वो डिपेंड करती है नेबरिंग प्रोटॉन्स मतलब बी जैसे CH3 पे। अब नेबर में कितने प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन हैं, तो यहाँ पे n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो n क्या है 3, 3+1 4। इसका मतलब जो CH2 है जो इसकी जो पीक होगी है ना, वो कितने में स्प्लिट करेगी, 4 में स्प्लिट करती है, ठीक है, 4 में स्प्लिट करेगी। इसी तरह CH3 अब इसके नेबर में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे 2+1 हो जाएगा 3। तो CH3 की वजह से जो पीक आ रही थी वो मतलब हमारे पास स्प्लिट करती है 3 में, इसको बोलते हैं हम ट्रिपलेट, 4 को बोलते हैं हम क्वार्टेट, ठीक है। तो इस तरह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोटॉन नहीं है नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है तो मतलब n 0 हो गया, 0+1 क्या हो जाएगा 1, मतलब सिंगलेट बोलेंगे। अगर नेबर में एक प्रोटॉन है तो 1+1 2 डबलेट हो जाएगा। नेबर में 2 प्रोटॉन है तो 2+1 3 ट्रिपलेट हो जाएगा। अब कोई भी प्रोटॉन क्या होता है जब स्पिन कपलिंग शो करता है, मतलब स्प्लिटिंग शो करता है डिपेंडिंग ऑन नेबर में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जो नेबर में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, जैसे HA है, अब यहाँ पे लगभग कितने लिखा हुआ है प्रोटॉन अगर एडजेसेंट कार्बन पे है तो वो नॉर्मली उसके कपल करेंगे, स्प्लिटिंग शो करते हैं। लेकिन अगर प्रोटॉन 3 से ज़्यादा, यहाँ पे 4 लिख रखा है, 3 से ज़्यादा, 3 सिग्मा बॉन्ड, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड तक है, 3 सिग्मा बॉन्ड तक अगर एडजेसेंट प्रेजेंट है तब तो वो स्प्लिटिंग शो करेंगे। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा या फिर 4 हम बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा से अगर सेपरेट होंगे मतलब प्रोटॉन्स अपने एडजेसेंट कार्बन से, तो वो स्पिन स्प्लिटिंग या कपलिंग शो नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझते, देखो HA है, HA HB से कितना सिग्मा बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका मतलब HA HB के साथ कपल करेगा, मतलब यहाँ पे HA पे HB का इफेक्ट पड़ेगा और HB पे HA का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटॉन है तो यहाँ पे मतलब दोनों के दोनों क्या करेंगे, डबलेट बनाएंगे, ठीक है। दोनों के दोनों मतलब दोनों की पिक जो होगी वो 2 में स्प्लिट होगी, ठीक है। इसी तरह HA HC के HA का HC के साथ भी मतलब हमारे पास स्पिन स्प्लिटिंग शो करेगा, क्योंकि इनके बीच में भी कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसलिए HA HC के साथ और SC HD के साथ HA HC के साथ और SC HA के साथ कपलिंग शो करता है, मतलब स्प्लिटिंग शो करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ HA का HD के साथ देखती हूँ तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पर। इसका मतलब HA HD के साथ या फिर HD HA के साथ यहाँ पे कोई कपलिंग शो नहीं करेगा, दोनों आपस में कोई स्पिन स्प्लिटिंग शो नहीं करेगा, मतलब कि HA के ऊपर HD का कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, Cl CH2 CH3 है, ठीक है। अब हमें पता है सिंगल तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2 पीक्स आएंगे। अब पीक्स आप क्या करेगी, स्प्लिट करती है अकॉर्डिंग टू नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है ना। अब देखो CH2 है, अब CH2 के नेबर में क्या प्रेजेंट है, CH3। अब हमें ये तो पता है CH2 का कहाँ पे आएगी पीक हमारी, क्योंकि यहाँ पे इसके पास लेफ्ट नेगेटिव एटम है, तो ये क्या होगा, डिशिल्टेड होगा, डिशिल्टेड होगा मतलब डाउनफील्ड आएगी इसकी पीक, है ना, ये तुम्हें पता है, ए आएगा डाउनफील्ड। अब देखो CH2 के पास क्या है, CH3 प्रेजेंट है, मतलब इसके एडजेसेंट में कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन है ना, क्योंकि इनके बीच में क्या है, सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक प्रोटॉन स्केल हो जाएगा, मतलब कि 2। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड 2। इसका मतलब यहाँ पर CH2 CH3 मतलब नेबरिंग जो कार्बन है उसके पास जो प्रोटॉन है उसके साथ क्या करेगा, स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग शो करता है ना। दोनों पे मतलब ए का बी पे इफेक्ट पड़ेगा, बी का ए पे इफेक्ट पड़ेगा। अब CH2 के नेबर में क्या है, CH3 है, और यहाँ पे नेबर में कार्बन के ऊपर कितने प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स हैं, तो n+1 रूल अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 4 हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो ए है वो कितने में, जो मतलब हमारी स्प्लिटिंग होगी AP की कितने में, 4 में स्प्लिट होगी, ठीक है। अब इसी तरह CH3 के नेबर में क्या है, CH2 है ना, CH3 के नेबर में क्या है, CH2 है, तो CH2 में यहाँ पे क्या n क्या होगा, 2 हो गया। अब यहाँ पे n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2+1 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब बी पीक जो होगी वो 3 में स्प्लिट हो जाएगी, मतलब ट्रिपलेट बनाएगी, ठीक है। एक क्वार्टेट बनाएगी, बी हमारी क्या बनाएगी, ट्रिपलेट बनाएगी, ठीक है। अब इतना समझ में, ऐसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल में क्या होता है, CH3 CH2 CH3 है, और यहाँ पे कितने सिग्नल मिल रहे हैं मुझे, 2 ही सिग्नल मिल रहे हैं, है ना, 2 सिग्नल मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग देखते हैं, समझते हैं। देखो जैसे पहले मैं यहाँ पे ए का देखती हूँ, अब ए के नेबर में क्या हमारे पास CH2 है, ए के नेबर में क्या हमारे पास CH2 है। अब CH2 में यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं, कार्बन के ऊपर 2 प्रोटॉन्स हैं, तो n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो 2+1 3 हो जाएगा, तो मतलब ट्रिपलेट बनाएगा, ए पीक क्या बनाएगी, ट्रिपलेट बनाएगी। अब दूसरी पीक मतलब दूसरा जो है कार्बन जैसे CH2, ठीक है, CH2।
अब यहाँ पर देखो CH2 के नेबर में तो देखो ये वाला इस मतलब लेफ्ट साइड भी CH3 है और राइट साइड भी CH3 है ना, दोनों ही नेबर में है, दोनों की वजह से मतलब CH2 के अंदर जो है स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, इसके प्रोटॉन्स की जो पीक होगी उसमें क्या होगी, स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों तरफ प्रोटॉन्स दोनों तरफ मतलब कि एडजेसेंट कार्बन है और उस पर एडजेसेंट मतलब प्रोटीन दोनों अगर मतलब दोनों तरफ अगर सेम इन्वायरमेंट है और सेम ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, दोनों को ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स एक तरफ है, दूसरी तरफ भी 3 प्रोटॉन्स हैं, तो 6 हो गया, और n प्लस रूल अप्लाई करेंगे तो 6 + 1 6 + 1 हो जाएगा 7 7, यहाँ पर इसका मतलब ये होगा मल्टीप्लेट, तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन गया और एक मल्टीप्लेट बन गया। ठीक है, अगर ये ऐड ऑन तभी होगा जब दोनों तरफ इन्वायरमेंट सेम होता है, तभी यहाँ पर ये मल्टीप्लेट बना है, ऐड हो गया। इसी तरह जब हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या होता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है, Cl2 CH CH2 CH F2। अब हमें पता है, ठीक है, CH है, अब CH के नंबर में क्या है, CH2 है, तो 2 2 + 1 3, इसका मतलब जो A है वो तो स्प्लिट कर गया, मतलब हमारे 3 में ट्रिपलेट बना लिया उसने तो। ठीक है, लेकिन इसी तरह मतलब हमारा जो CH है F2 के पास प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे देखो, अगर मैं पहले सिग्नल देखते हैं, सिग्नल कितने आएंगे यहाँ पर हमारे पास, 3 सिग्नल आएंगे, क्योंकि देखो 3 सिग्नल इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग होता है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग होता है, इसलिए मतलब हमारा क्या होगा, जो 3 पीक्स आएंगी है ना, 3 सिग्नल आएंगे। अब CH कितने में, जो CH की वजह से जो पीक होगी वो कितने में स्प्लिट कर गया, क्योंकि इसके नेबर में CH2 है, 2 प्रोटॉन है, 2 + 1 3 ट्रिपलेट बनेगा। इसी तरह दूसरी तरफ जो हमारा C पे जो CH है ना, इसके भी नेबर में CH2 है, तो ये भी क्या करेगा, ट्रिपलेट बनाएगा। लेकिन अब CH2 में देखो, अब CH2 के पास हम कहेंगे नेबर में कार्बन है, उसके पास एक प्रोटॉन है, दूसरी तरफ भी नेबर में कार्बन है, उसके पास एक ही प्रोटॉन है, बट क्या दोनों तरफ इन्वायरमेंट सेम है, दोनों तरफ इन्वायरमेंट तो सेम है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे दोनों तरफ इन्वायरमेंट सेम ना होने की वजह से यहाँ पे इन दोनों के प्रोटॉन को हम ऐड नहीं करते। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मैंने सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, CH2 लिया हमने, CH2 को ही देखना हमें कितना स्प्लिटिंग होगी CH2 में ना, तो सबसे पहले CH2 को मैंने सपोज करो मैंने लेफ्ट साइड लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो हमारा CH प्रेजेंट है उसकी वजह से अब देखो CH एक प्रोटॉन है, n + 1 रूल अप्लाई करेंगे तो 2। ठीक है, n + 1 रूल अप्लाई किया हमने, क्या होगा, 2 हो गया, तो ये 2 में स्प्लिट करा, 2 में स्प्लिट किया, यहाँ पे लिखा हुआ है BA J मतलब क्या, कपलिंग कॉन्स्टेंट, BA मतलब क्या होता है, B पे A का अफेक्ट। ठीक है, B मतलब CH2 को मैंने B लिया ना, B पॉइंट लिया। ठीक है, तो B पे A का इफेक्ट, A की वजह से B कितने में स्प्लिट हुआ, मतलब 2 में स्प्लिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन है, 1 + 1 2 हो गया, तो B A की वजह से कितने में स्प्लिट हो गया, 2 में स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, B A की वजह से कितने में स्प्लिट हो रहा है, 2 में। अब आगे देखो, अब राइट साइड में जो मतलब हमारा CH2 है वहाँ पर भी CH प्रेजेंट है, तो यहाँ पे CH प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होगा, 1 + 1 रूल अप्लाई होगा। ठीक है, 1 + 1 होगा 2 होगा, तो यहाँ पर जो इसका मतलब यहाँ पे B पे C का इफेक्ट, मतलब B जो है C की वजह से अब ये आगे फर्दर 2 में स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो 2 में स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, मतलब हमारे पास 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 4 पीक्स आ जाएंगी एक जैसी। ठीक है, 4 पीक्स आ गई, इसको बोलते हैं हम डबलेट ऑफ डबलेट। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारा क्वार्टर नहीं बना, यहाँ पे मतलब बनना क्या चाहिए था, हम सोचते थे कि यहाँ पे 4 हो जाते है ना, तो क्योंकि हमारे पास 2 प्रोटॉन्स है +1 करते तो 3 ट्रिपलेट बन जाता, पर ना ट्रिपलेट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है। इन्वायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी रूल नहीं लगता है, n + 1 रूल अप्लाई नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, लिखा भी हुआ देखो, नो अप्लाई n + 1 रूल व्हेन बोथ साइड, अगर इन्वायरमेंट सेम नहीं है तो मतलब n + 1 रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम स्प्लिटिंग करते हैं और हमें 4 पीक्स आई और ये बन गया हमारा क्या, डबलेट ऑफ डबलेट, क्योंकि दोनों सेम है तो इसलिए बोला इसको डबलेट ऑफ डबलेट, डबलेट का डबलेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और हमारे पास C+C हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ पर ये अलोन नहीं करता रोटेशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो अलग अलग इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे 2 पीक मिलेंगे हमें, 2 सिग्नल मिलेंगे। अब दोनों के नेबर में क्या क्या है, एक प्रोटॉन है, दोनों के नेबर में एक एक प्रोटॉन है, इसे दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, डबलेट में स्प्लिट होंगे, मतलब 2 पीक्स हैं जो होंगे, 2 में स्प्लिटिंग होगी इसकी, तो यहाँ पे दोनों ही डबलेट शो करते हैं। ठीक है, n + 1 रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि नेबर में मैंने बोला था ना 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड तक मतलब कि डिफरेंस होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा का डिफरेंस है, मतलब उसके ज़्यादा दूर पे अगर हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं ऑब्जर्व होती है ना। जैसे यहाँ पे पहले एग्जांपल में दिखा रखा है, यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर प्रोटॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे बीच में कार्बन है, उसके ऊपर सपोज करो कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है ना, थर्ड कार्बन है उसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड काउंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग कोई कपलिंग देखने को नहीं मिलती। बट अगर हम सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो कार्बन का प्रोटॉन है और सेकंड कार्बन के ऊपर भी प्रोटॉन है, तो यहाँ पे इसके एडजेसेंट कार्बन पे प्रोटॉन है, इस वजह से यहाँ पर ये स्पिन स्पिन कपलिंग स्प्लिटिंग शो करता है। तो फॉर एग्जांपल एक और है BrCH2CH2F। अब इसमें भी हम देख सकते हैं
ए पे बी का इफेक्ट, बी पे ए का इफेक्ट होगा, है ना। अब ए में अगर हम देखेंगे तो उसके नेबर में कार्बन पे 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 + 1 का होगा 3 ट्रिपलेट। इस तरह CH2 के नेबर में CH2 है, तो यहाँ पर इसमें भी 2 है एंड 2 है, तो 2 + 1 3, तो दोनों ही क्या बनाएंगे यहाँ पे ट्रिपलेट बनाएंगे। अब अगर डाउन फील्ड पूछूँ तो मैं किसका आएगा, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो बी है वो डाउन फील्ड आएगा और ए है वो कहाँ आएगा, अप फील्ड आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है OHCH2CH3, ठीक है, तो इथेनॉल का एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ना जैसे अब कितने सिग्नल मिलेंगे हमें, 3 सिग्नल मिल रहे हैं। नॉर्मली हम देख रहे हैं NMR स्पेक्ट्रम में, ठीक है, तो हमें 3 सिग्नल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा जो डाउन शील्डेड होगा वो हमारा कौन होगा, जो भी ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन लगा हुआ है, मतलब ए, है ना। उसके बाद CH2 एडजेसेंट में है, ठीक है, तो वो भी डाउन शील्ड होगा, डाउन फील्ड होगा, ठीक है। और जो हमारा CH3 है वो कैसा होगा, अप फील्ड होगा, TMS के रेफरेंस में, है ना। ये सारा केमिकल शिफ्ट हम TMS के रेफरेंस में देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखो, अब तुम्हें पता है CH3 अब ये पीक्स जो स्प्लिटिंग हो रखी है तो नेबरिंग प्रोटॉन्स की बेस पे है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा, अगर मैं यहाँ पे CH3 देखती हूँ, CH3 के नेबर में क्या हमारा CH2 है, ठीक है, 2 प्रोटॉन उसके एडजेसेंट कार्बन के पास, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब जो हमारा C है वो ट्रिपलेट बना रहा है, ठीक है, पीक स्प्लिट होकर ट्रिपलेट बना रही है। उसके बाद हम बी में देखेंगे तो बी के एडजेसेंट में देखो CH3 भी है और OH भी है, दोनों ही है नेबर में। तो यहाँ पर दोनों का एनवायरनमेंट कैसा है, डिफरेंट है, दोनों का एनवायरनमेंट कैसा है, डिफरेंट होगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पर सी की वजह से, तो मतलब ये स्प्लिट हो रहा है कि इसमें 3 + 1 4 में, और OH की वजह से स्प्लिट हो रहा है 1 + 1 2 में, ठीक है, डबलेट में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबलेट बनेगा, और क्या बनेगा हमारा 3 + 1 = 4 मतलब क्वार्टेट बनेगा, ठीक है, डबलेट एंड क्वार्टेट, एंड बोलेंगे डबलेट एंड क्वार्टेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा ए में देखेंगे तो ये इसके नेबर में क्या CH2 है, एडजेसेंट कार्बन के बाद 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं कि जो भी ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है, अगर मैं उसको उसमें ट्रेस एसिड बेस दूँ और प्रोटॉन को एक्सचेंज कर दूँ विद ड्यूटेरियम के साथ, ठीक है। तो तुम्हें मैंने पहले ही बताया था, अब वैसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगी कि ड्यूटेरियम के साथ जब हम प्रोटॉन को एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पे कोई भी NMR स्पेक्ट्रा शो नहीं होता। तो इस केस में जब हम क्या करते हैं, इसका प्रोटोनेशन कर देते हैं और ड्यूटेरियम से मतलब फिर उसके बाद प्रोटोनेशन करने के बाद उसके बाद हम उस प्रोटॉन को ड्यूटेरियम से एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 सिग्नल मिलने की बजाय अब हमें 2 ही सिग्नल देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो सभी का मतलब कि जो केमिकल शिफ्ट है, मतलब पार्ट्स में मिले वो वेरी करता है, ठीक है। TMS का हमने 0 पे सेट किया था, 0 ppm पे, है ना। उसके बाद एल्केन का है, एल्केन में देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना तो उसका उतना ही ज़्यादा केमिकल शिफ्ट होगा, ठीक है, उसका उतना ही इंक्रीज केमिकल शिफ्ट होगा। अब एल्केन है, इसमें तो है नहीं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एल्केन है, अमीनो है, एल्कोहल है, देखो एल्कोहल का एल्केन से ज़्यादा है ना। इसी तरह अगर हम अमाइड्स का देखते हैं, एरोमेटिक्स का देखते हैं हम, एल्डिहाइड का, अब एल्डिहाइड में क्या होगा, ऑक्सीजन हो गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, 2 ऑक्सीजन है, तो सबसे ज़्यादा जो केमिकल शिफ्ट होता है लगभग 12 to 10 के बीच में, वो हमारा किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये सभी ग्रुप के ऊपर वेरी करता है। अब देखो तभी तो बोला था कि जो ज़्यादातर हम प्रोटॉन NMR जो स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं वो हम किसके लिए पढ़ते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो इसको विजुलाइज करने के लिए प्रोटीन का, है ना। क्योंकि हर एक अमीनो एसिड के पास का जो हर एक अमीनो एसिड का जो R ग्रुप होता है वो वेरी करता है, और उसके अकॉर्डिंग मतलब हमारे पास केमिकल शिफ्ट होता है। अब केमिकल शिफ्ट होगा एंड सिग्नल्स भी डिफरेंट होंगे, है ना, 3 सिग्नल आ सकते हैं, 2 सिग्नल आ सकते हैं, इस तरह से मतलब सिग्नल भी वेरी करेंगे, उनकी इंटेंसिटी वेरी करेगी, है ना। पीक्स में जो स्प्लिटिंग है वो वेरी करेगी, ठीक है, और उनका केमिकल शिफ्ट भी वेरी करता है, ठीक है। तो इसको देख के ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है प्रोटीन में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए अब कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स, जो पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस क्या है गिवन मल्टीप्लाइड में, ठीक है, फॉर द मेजर ऑफ स्प्लिटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, को बोलते हैं हम कपलिंग कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट हम J से करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हम हर्ट्ज में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो J से रिप्रेजेंट करो एक पीक का दूसरी पीक से क्या डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हम कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट आर द मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस, ये इफेक्टिवनेस बताता है स्पिन कपलिंग, एंड आर आल्सो वेरी यूजफुल इन प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा। डिस्कस करते हैं 2D NMR, क्योंकि जो हमारा 1D NMR हम पढ़ते हैं ना वो 1 डायमेंशन में पढ़ते हैं, उसके थ्रू हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर को विजुलाइज करते हैं। बट 2D NMR के थ्रू हम सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का उसको भी विजुलाइज कर सकते हैं। अब ये 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है। अब जो हम 2D NMR पढ़ते हैं इसमें इसको मतलब जैसे हम नॉर्मली हम जब 1D NMR पढ़ते हैं तो उसमें प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी लेते हैं पी की, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन, है ना। लेकिन जब 2D NMR करते हैं ना तो यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं एज अ फंक्शन 2 फ्रीक्वेंसी, हम 2 फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है, F1 F2, जैसे मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगे। तो 2D NMR से हम प्रोटीन के सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर की को विजुलाइज कर सकते हैं, साथ में सीक्वेंसिंग भी देख सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है ना, अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग भी हम देख सकते हैं। अब 2D NMR
को ना दो टाइप में डिवाइड किया गया है, होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब है कि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल में 2 डायमेंशन में लिया है तो 2 डायमेंशन में मतलब कि दोनों डायमेंशन में सेम अगर हम एटम की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H1 H1, ठीक है, दोनों तरफ हम सेम ले रहे हैं तो बोलेंगे होमोन्यूक्लियर। हेटेरो मतलब डिफरेंट, दोनों तरफ हम डिफरेंट एटम, एक जैसे मान लो कार्बन के लिए कर रहे हैं, एक मान लो हम हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, तो वो होगा हेटेरोन्यूक्लियर। यहाँ पे जो 2D एनएमआर है इसके अंदर हम कोसी टाइप पढ़ेंगे और नोइसी टाइप पढ़ेंगे। अब कोसी क्या होता है, नोइसी के आगे हम देखते हैं डिटेल में। कोसी में हम सिंगल अमीनो एसिड की इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, और नोसी में हम क्या करते हैं कि हम इंट्रा और इंटर मतलब कहने को दो जैसे हम सीक्वेंसिंग, अगर हम सीक्वेंसिंग करनी हो कि कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद है, जैसे कोसी के थ्रू हम तो पता कर सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है ना प्रोटीन में, बट नोसी से हम पता कर सकते हैं कि सीक्वेंसिंग पता कर सकते हैं मतलब कौन से अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, मतलब यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा को कोरिलेट करते हैं हम दूसरे स्पेक्ट्रा से। जैसे यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल दिखाया हुआ है, ठीक है, एक स्पेक्ट्रा हमें अप साइड पे दिखा रखा है और एक स्पेक्ट्रा हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो हम न्यूक्लाई यूज़ करेंगे वो होमो भी सकते हैं, हेटेरो भी सकते हैं, सेम भी सकते हैं, डिफरेंट भी सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अप साइड पर भी H1 ले और जो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है, उसके पास भी हम क्या करें, हम H1 ले, ठीक है। और इसी तरह अगर हम हेटेरो में लें, एक हम हाइड्रोजन के लिए कर लें या फिर एक हम कार्बन के लिए कर लें, तो वो होमो भी हो सकता है, हेटेरो भी हो सकता है। स्पेशली हम 2D का हम यूज़ करते हैं सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए। अब इसमें हम अलग अलग कॉर्लेट करते हैं, जैसे में कॉसी पढ़ेंगे हम थ्रो बॉन्ड, एक्सटेंडेड सिस्टम में पढ़ेंगे टॉक्सी, और एक हम पढ़ेंगे नॉइसी पढ़ेंगे थ्रो स्पेस। अब ये तीनों क्या है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, कॉसी, नॉक्सी और टॉक्सी में। कोसी का मतलब देखो क्या है, यहाँ पे ये शो करता है होमोन्यूक्लियर कोरिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे मतलब होमोन्यूक्लियर मतलब सेम एटम है, ठीक है। हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल है कोसी, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, दोनों डायमेंशन पे हम हाइड्रोजन को प्लॉट करेंगे, ठीक है। दोनों पे फ्रीक्वेंसी जो होगी हाइड्रोजन की होगी इन द हर्ट्ज में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ना जैसे कि जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी अमीनो एसिड है उसका जो R ग्रुप है उसमें हम होमोन्यूक्लियर मतलब उसके पास जितने भी मतलब जैसे जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे ना उसके जो भी सिग्नल्स आएंगे ना, अब देखो हर एक का R ग्रुप हर एक अमीनो एसिड का डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट होने की वजह से अब किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो भी सकता है, R ग्रुप में नहीं भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब हमारे पास क्या होगा, डाउन शील्डिंग या अप शील्डिंग होगी, ठीक है। डाउन शील्डिंग या फिर क्या होगी, अप शील्डिंग होगी। और प्रोटॉन्स की वजह से हमारे पास क्या होगा, सिग्नल्स आएंगे, पिक्स है, जैसे 2 सिग्नल आ रहे हैं, 3 सिग्नल आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, हमें पता चलेगा कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन टॉक्सी में क्या करते हैं, टोटल कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। इसमें हम ना क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोसी में क्या करते हैं, एक सिंगल अमीनो एसिड का देखते हैं हम, है ना, जैसे मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगा, एक सिंगल अमीनो एसिड का देखते हैं। बट टॉक्सी में क्या होता है, टोटल अमीनो एसिड जितने भी अमीनो एसिड है ना उनका हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। टॉक्सी में जैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं हम स्पिन लॉक फॉर कोहेरेंस ट्रांसफर। ड्यूरिंग द स्पिन लॉक ऑल द प्रोटॉन्स ऑफ कपल सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्गली कपल्ड। यहाँ पे जितने भी मतलब अमीनो एसिड होंगे उन सभी का हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ठीक है, एंड कोरिलेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्रॉस पिक्स मिलती है बिटवीन दी ऑल रीजन, सभी का मतलब रीजनस मिलेगा हमें ऑफ द कपल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हेडकोर मतलब है हेटेरोन्यूक्लियर, मतलब यहाँ पर हेटेरोन्यूक्लियर कोरिलेशन होगा यूजुअली बिटवीन, जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ प्लॉट किया हमने H1, दूसरी तरफ प्लॉट किया 13 कार्बन, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें रेजोनेंस देखनी होगी, इसको मेजर करेंगे हम JCH। मतलब यहाँ पे हेटेरोन्यूक्लियर में क्या होगा कि यहाँ पर हम कि जैसे कि 2 का एक साथ देख सकते हैं, जैसे कि H मतलब अमीनो हाइड्रोजन हो गया और C मतलब कार्बोनाइल ऑक्सीजन कार्बन होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या कपलिंग प्रेजेंट है, मतलब एक अमीनो एसिड का NH दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोनाइल ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में कपलिंग, तो वो होगी हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर में मतलब हमारे पास एक ही अमीनो एसिड का हम देख रहे हैं, ठीक है, एक ही अमीनो एसिड का देख रहे हैं ना, एक अमीनो एसिड के अंदर मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कपलिंग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हेटेरोन्यूक्लियर में हम 2 अमीनो एसिड के बीच में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम होमोन्यूक्लियर देख रहे हैं, मतलब कार्बन के साथ जो प्रेजेंट एडजेसेंट मतलब हाइड्रोजन है ना उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है वो हेटेरोन्यूक्लियर में आ जाएगा, तो हम होमोन्यूक्लियर देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमें कितने पीक्स मिलेंगे, कितने सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, एक बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और एक गामा कार्बन के साथ 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो मुझे पे 3 पीक्स मिल रहे हैं, 3 सिग्नल मिलेंगे, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, थ्रियोनिन है। तो कोजी एक्सपेरिमेंट होमोन्यूक्लियर एटम के बेस पे है और हमें इंडिविजुअल अमीनो एसिड के बारे में बताता है कि कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन में प्रेजेंट है। अब इस कोजी जो मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट होता है ना, हम कोजी एक्सपेरिमेंट से हम टॉक्सी करते हैं, मतलब टॉक्सी अप्लाई करते हैं। टॉक्सी में टोटल कोरिलेशन होता है, इसमें हम सभी अमीनो एसिड का जो भी आएगा ना मतलब इंटरप्रिटेशन होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा सभी अमीनो एसिड का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ल्यूसिन का, ल्यूसिन को हमने आई, अब इससे पहले जो अमीनो एसिड उसको रिप्रेजेंट करेंगे I-1, वो क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एलानिन है, ठीक है। तो उसका NH और C कार्बोनाइल ऑक्सीजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि टॉक्सी के अंदर हम प्रोटो कोरिलेशन करते हैं, मतलब जितने भी अमीनो एसिड्स है ना हमारे, जैसे 12 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, ये सभी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, सभी अमीनो एसिड की जो पीक्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टॉक्सी मतलब प्रोटो कोरिलेशन, ठीक है।
तो ये क्या करता है कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उन सभी को टोटली रिप्रेजेंट कर देता है टॉक्सी। अब नॉइसी में क्या करते हैं ना, स्पेशली इसका यूज़ करते हैं फॉर द सीक्वेंसिंग असाइनमेंट एंड पेप्टाइड, सीक्वेंसिंग के लिए करते हैं। अब यहाँ पे नॉइसी में देखो टॉक्सी और जो टॉक्सी है मतलब मान लो फॉर एग्जांपल एलानिन का है और मतलब हमारा ल्यूसिन का है, ठीक है। दोनों की पीक्स मतलब नॉइसी में देखने को मिलती है मुझे, ठीक है। नॉइसी में मुझे दोनों की पीक देखने को मिलती है, दोनों की पीक्स ओवरलैपिंग में देखने को मिलती है। इससे पता चल जाता है कि अगर मान लो जैसे पीक्स है, आप देखो अब जैसे टॉक्सी में हमारे पास 3 पीक्स हैं, है ना, और मतलब कि एलानिन के लिए, और ल्यूसिन के लिए हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 पीक्स है। अब नॉइसी में क्या होगा कि दोनों की पीक्स रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। अब दोनों की पीक जितनी एडजेसेंट प्रेजेंट होगी ना नॉइसी के अंदर, ठीक है। अब नॉइसी में इन सभी की पीक्स क्या होगी, ओवरलैपिंग में प्रेजेंट होगी, एलानिन की भी ल्यूसिन की भी, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि एक अमीनो एसिड के पास कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, सीक्वेंस पता कर सकते हैं फॉर नॉइसी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। नॉइसी के थ्रू, नॉइसी द बेस्ट मतलब टेक्निक है इन द NMR स्पेक्ट्रम में फॉर विजुअलाइजिंग द सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर। इवन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी कौन सा टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको विजुअलाइज करने के लिए हम नॉइसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सिक्वेंशियल असाइनमेंट करते हैं पेप्टाइड में, ये हमें दिखा रखा है MFY जेल। हम पता कैसे करें कि M के बाद मतलब मिथाइलिन के बाद हमारे पास मिथुनिन के बाद हमारे पास फिनाइल एलानिन है, उसके बाद टायरोसिन है, उसके बाद ग्लाइसिन है, ल्यूसिन है। तो कैसे पता करें कि कौन से अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड है, ठीक है। अगर मैं सिंगल लेती हूँ, डॉट लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंगल ब्लैक की ले रही हूँ या सिंगल ग्रे की ले रही हूँ, तो वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कोएसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों पिक्स को एक साथ ले रही हूँ, ब्लैक को भी और ग्रे को भी, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नॉइसी एक्सपेरिमेंट को। ये आगे अगर हम सिंगल ब्लैक या वाइट को दिखा रहे हैं तो वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोएसी स्पेक्ट्रम। अगर दोनों को हम ओवरलैपिंग में दिखा रहे हैं, दोनों की पीक्स आएंगी मतलब ब्लैक की भी वाइट की भी, तो वो रिप्रेजेंट करेगा नॉइसी या फिर रॉइसी स्पेक्ट्रम को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्लैक डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर किसी अमीनो एसिड को N अल्फा है तो उसके हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो हमें उस अमीनो एसिड का C टर्मिनल पता चलता है। इसी तरह अगर हम वर्टिकल में जाते हैं तो हमें उसके जो सीक्वेंस में उसके पास जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है, जैसे सपोज मेरे पास क्या है फिनाइल एलानिन है, तो उसका हमें N टर्मिनल पता चलता है। इस तरह जब हम हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो उस अमीनो एसिड का फिनाइल एलानिन का मुझे C टर्मिनल पता चलता है। इस तरह फिर मैं वर्टिकल जाऊंगी तो मुझे तीसरे अमीनो एसिड जैसे फॉर एग्जाम्पल टायरोसिन है, तो टायरोसिन का मुझे N टर्मिनल पता चलता है। इस तरह मैं वर्टिकल उसके बाद सॉरी हॉरिजॉन्टल जाऊंगी तो मुझे उस अमीनो एसिड का C टर्मिनल पता चलता है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर ये सीक्वेंसिंग हम कर सकते हैं नॉइजी और रॉइसी स्पेक्ट्रम के थ्रू भी कौन सा अमीनो, इस तरह से मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो हम अमीनो एसिड का C टर्मिनल पता करते हैं, वर्टिकल जा रहे हैं तो हम अमीनो एसिड का N टर्मिनल पता करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सीक्वेंसिंग पता करने के लिए कौन से अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है तो हम रॉइसी या फिर नॉइजी स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। कोएजी हम इंडिविजुअल अमीनो एसिड को पता करने के लिए हम कोएजी स्पेक्ट्रम विजुअलाइज करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की प्रोडिक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ NMR डाटा। तो सबसे पहले हम अल्फा हेलिकल की पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, NMR स्पेक्ट्रा, ठीक है। अल्फा हेलिक्स के केस में अब अल्फा हेलिकल होता है, तुम्हें पता है जब भी प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो अल्फा हेलिकल होता है बहुत ज़्यादा हाईली स्पायरल होता है, ठीक है। उसके जो NH रन मतलब अपवर्ड और नीचे से हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे जो NH अमीनो जो टर्मिनल होगा मतलब कहने का मतलब NH का जो हाइड्रोजन होगा वो C कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इसके जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जब प्रोटीन मतलब प्रोटीन का जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उसके जितने भी मतलब NH कार्बन ऑक्सीजन होते हैं फ्री नहीं होते, सभी के सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इस वजह से मतलब हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज होता है, जिसकी वजह से क्योंकि जो ड्यूटेरियम का एक्सचेंज होता है, ड्यूटेरियम में हम क्या करते हैं, ड्यूटेरियम से एक्सचेंज करते हैं, जो प्रोटोन का ड्यूटेरियम से जो एक्सचेंज करते हैं वो हम अमीनो प्रोटोन का ही करते हैं। मतलब हमारे पास जो NH के साथ जो प्रोटोन लगा हुआ है इसी प्रोटोन को हम ड्यूटेरियम से एक्सचेंज करते हैं। अब ये हमारे पास स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर अगर प्रोटीन का होता है तो उस केस में ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई भी ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज नहीं होता है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर अगर होता है प्रोटीन का तो यहाँ पर ड्यूटेरियम से एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो शॉर्ट सिक्वेंशियल एंड मीडियम रेंज प्रोमिनेंट यहाँ पर H1 डिस्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली स्पायरल स्ट्रक्चर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पर एक तो ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज होना भी पॉसिबल नहीं होता ऊपर से यहाँ, ठीक है। और सेकंड की हमारे पास जो अमीनो प्रोटोन है मतलब NH है और अल्फा कार्बन जो होगा है ना, उनके बीच में जो कपलिंग होगी वो भी वेल डिसॉल्व्ड होगी। और साथ में नॉइसी स्पेक्ट्रा शो करता है कि जो Ni और Ni+1 मतलब कि वन अमीनो एसिड का दूसरे सेकंड अमीनो Ni+1 में सेकंड अमीनो एसिड के साथ जो कनेक्टिविटी होगी वो भी शो करेगा मोर एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पायरल होता है। अल्फा हेलिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पायरल होता है। स्पायरल होने की वजह से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ एक्सटेंसिव कनेक्टिविटी शो करता है, ठीक है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सभी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं ना प्रोटीन के, उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले 3.6 10, अब 3.6 जो 13 सॉरी 3.6 13, इसका मतलब देखो वैसे तो हम इसको जब प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना तो उसको तभी हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताती हूँ। 3.6 का मतलब होता है कि यहाँ पर थ्री अमीनो एसिड होंगे और एक अमीनो एसिड का मतलब हाफ होगा, ठीक है। और उनके बीच में जो एटम्स होंगे वो कितने प्रेजेंट होंगे, 13 एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलते हैं 3.6 13। अब देखो यहाँ पे 3.6 13, देखो जितने ज़्यादा अमीनो एसिड्स मतलब क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब उतनी ज़्यादा मतलब वो स्पायरल शो करेंगे, उतनी ज़्यादा मतलब उनके बीच में फोल्डिंग प्रेजेंट होगी ना। तो यहाँ पे देखो NH अल्फा एच का मतलब है कि विद हम विद इन सेम अमीनो एसिड की बात करें ना, क्योंकि NC अल्फा सी पढ़ रहे हैं, NC अल्फा, ठीक है। तो एक ही अमीनो एसिड का मतलब NH और C अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इनके बीच में जो कपलिंग है ना वो कैसी होगी, वेल डिजोल्व होगी, ठीक है, वेल डिजोल्व होगी, ठीक है। या क्या कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोसी एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड के लिए था, ठीक है। इसी तरह जो हमारा Ni+1 होगा, मतलब Ni+1 मतलब एक अमीनो एसिड उसके एडजेसेंट में सेकंड जो अमीनो एसिड होगा उसको बोलेंगे Ni+1 होगा। इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो अमीनो एसिड की, मतलब नोसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो नोसी एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे जो Ni+1 यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक अमीनो एसिड का C टर्मिनल, मतलब एक अमीनो एसिड का कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरे अमीनो एसिड का NH, उनकी दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, स्टेबलाइज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इनका जो Ni+1 होगा वो मोर एक्सटेंसिव होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हेलिकल स्पाइरल होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जो प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है, अमीनो प्रोटॉन होता है उसका एक्सचेंज होता है ड्यूटेरियम के साथ, तो वो अमीनो प्रोटॉन सारे के सारे जितने प्रोटॉन होंगे अल्फा हेलिकल में वो क्या है, स्टेबलाइज होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखते हैं विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ। इस वजह से यहाँ पर अल्फा जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज होना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, या फिर स्लो एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस तरह हम 310 हेलिक्स जिसको हम बोलते हैं बीटा हेलिक्स बोलते हैं। अब 310 की बात करेंगे तो ये भी हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, बट यहाँ पे अमीनो एसिड क्या होंगे, तीन अमीनो एसिड, उनके बीच में जो एटम प्रेजेंट है वो कितने हैं, 10 एटम प्रेजेंट है। मतलब अल्फा हेलिकल जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसके कंपेयर में यहाँ पे अमीनो एसिड कम है, तो अमीनो एसिड कम होने की वजह से इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, है ना। मतलब अल्फा हेलिकल के कंपेयर में ये थोड़ा मतलब कि कहने का मतलब है थोड़ा लूज़ होगा, मतलब थोड़ा एक्सटेंडेड होगा, मतलब थोड़ा ओपन होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर भी जो कपलिंग होगी, मतलब विदिन सेम अमीनो एसिड हम लिखेंगे NH C अल्फा हाइड्रोजन की, वो क्या होगी, वेल डिजोल्व होगी, क्योंकि ये भी हेलिकल है, ठीक है, तो वेल डिजोल्व होगी। और इसलिए यहाँ पर जो NH+1 जो कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, वो भी मतलब होगी यहाँ पर एक्सटेंसिव होगी, लेकिन अल्फा हेलिकल के कंपेयर में कम एक्सटेंसिव होगी, और ड्यूटेरियम के साथ जो एक्सचेंज होने को भी स्लो होता है, ठीक है। इसी तरह हम अगला देखते हैं जिसको हम बोलते हैं पाई हेलिक्स। इसमें क्या होता है 4.4 16, ठीक है। ये पाई हेलिक्स होता है, ये भी हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी कुछ सेम वेल डिजोल्व एक्सटेंसिव और स्लो एक्सचेंज होगा। इसी तरह हम बीटा शीट देखते हैं। अब एक हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन का, वो कैसा होता है, बीटा शीट होता है ना। अब बीटा शीट की अगर हम बात करते हैं, बीटा शीट की बात करेंगे तो अब इसमें क्या होता है, देखो अब बीटा शीट ना बहुत कम, मतलब कहने का मतलब ये थोड़ा एक्सटेंडेड होता है अल्फा हेलिक्स से या 310 हेलिक्स बीटा हेलिक्स से, मतलब पाई हेलिक्स से क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है थोड़ा, ठीक है। एक्सटेंडेड होने की वजह से इसके अंदर जो कपलिंग होती है JNHHA, मतलब यहाँ पे जो कपलिंग है बिटवीन द NH और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। HA का मतलब है अल्फा कार्बन, ठीक है, A मतलब अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन का प्रोटोन, मतलब H मतलब A मतलब अल्फा कार्बन, H मतलब प्रोटोन, ठीक है, और NH मतलब NH, ठीक है। हम पेप्टाइड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, N अल्फा C, ठीक है, N अल्फा C, ठीक है, पढ़ते हैं ना। तो N और अल्फा C के बीच में जो कपलिंग है ना वो कैसी होगी, यहाँ पर पुअरली रिजोल्व होगी। वो रिजोल्व क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा ओपन होता है, तो इतना ओपन होने की वजह से, मतलब थोड़ा एक्सटेंडेड होने की वजह से यहाँ रिजोल्व नहीं होगी, ठीक है, पास में ना होने की वजह से यहाँ पे वेल रिजोल्व नहीं है। और यहाँ पे जो Ni+1 कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, ये स्पायरल नहीं है, फोल्डेड नहीं होता इतना ज़्यादा, बीटा शीट थोड़ा एक्सटेंडेड होता है, से यहाँ पे कनेक्टिविटी भी नहीं होती है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है ड्यूटेरियम के साथ वो फास्ट एक्सचेंज होता है, फास्ट एक्सचेंज मतलब 50%, क्योंकि यहाँ बीटा शीट के अंदर 50% एक्सचेंज होता है एमाइड प्रोटोन का विद ड्यूटेरियम साथ। देखो क्योंकि ना बीटा शीट में क्या होता है ना, जैसे कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि अमाइड जो प्रोटोन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इन बिटवीन जैसे वन अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। एंड थर्ड यहाँ पर क्या होता है, जो अमीनो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना बीटा शीट में जैसे हम पढ़ते हैं पैरेलल बीटा शीट होती है और एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है NH
होता है जो एक अमीनो एसिड का जैसे कि डाउन साइड पे होगा, क्योंकि जब हम अल्फा हेलिक्स पढ़ते हैं ना तो उसमें क्या होता है ना, NH डाउन साइड पे NH मतलब आपस क्या होता है डाउन साइड पे होगा और कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो अप साइड पे होगी, तो आपस में क्या कर लेते हैं बॉन्ड बना लेती है ना, आपस में इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बट बीटा शीट में क्या होता है ना, NH हमारा डाउन साइड है और जो मतलब हमारा जो कार्बन ऑक्सीजन है वो भी डाउन साइड है, तो दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से मतलब 50% एक्सचेंज हो पाता है, 50% नहीं होता है। सिमिलरली बीटा टर्न में तो बिल्कुल ही देखो जो हमारी कपलिंग कांस्टेंट है वो पोलर रिजॉल्व है, कनेक्टिविटी भी लेस कनेक्टिव, क्योंकि बीटा टर्न में तो सिर्फ 2 to 3 अमीनो एसिड होते हैं पर टर्न में, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, ये तो बहुत मतलब कहने का मतलब एक्सटेंसिव और बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता है, तो बहुत ज़्यादा ओपन होता है मतलब, ठीक है, बिल्कुल लूज होता है। तो यहाँ पे इसलिए एक्सचेंज फास्ट एक्सचेंज होता है ड्यूटेरियम के साथ हमाइड प्रोटॉन का, ठीक है। ठीक है, अब इसकी भी ना सिमिलर आएगी मतलब एक सल्फा हेलिक्स से, बट क्या होगा, बट टाइप की भी स्लाइटली डिफरेंट होगी इसकी नॉइसी पैटर्न ड्यू टू टाइटर टर्न्स, ठीक है। पाई हेलिक्स में भी बिल्कुल हैवी हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो इसका भी नॉइसी पीक प्रोमिनेंट होगी 3.6 होगी, ठीक है। और ये भी सिमिलर है बिल्कुल अल्फा हेलिक्स। अब बीटा शीट होता है ना, अब वो शीट होगी, इसकी प्रोमिनेंट है नहीं, मतलब हमारे पास नॉइसी पीक, और इसकी 8 to 10 याद रखना, इसकी 8 to 10 के बीच में आती है, जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 8 to 10 के बीच में आती है। ये पोलर रिजॉल्व होता है, इसका मतलब अगर पोलर रिजॉल्व है मतलब इसका मतलब क्या है कि ये बीटा शीट बना रहा है, क्योंकि इसके अंदर ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज हो जाता है 50%, इस वजह से इसके अंदर अमाइड प्रोटॉन भी पीक शो करते हैं। इस वजह से इसका मतलब अगर अमाइड प्रोटॉन की भी पीक आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, बीटा शीट है। एप्लीकेशन देखते हैं, तो बायोलॉजिकल फील्ड में तो हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए हम प्राइमरी स्कैन टर्शियरी है, स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए हम NMR स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, है ना। कभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो सॉलिड है उसके स्ट्रक्चर को वैलिडेट करने के लिए हम पढ़ते हैं NMR, है ना। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है एटम की उसको डिटरमाइन करने के लिए हम पढ़ते हैं। अगर हम मेडिसिन फील्ड में देखें तो जैसे मैंने बोला था MRI में भी जो मैकेनिज्म जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी है वो मतलब उसका जो प्रिंसिपल है हमारे का वो भी NMR जो है उसके बेस पे है, ठीक है। ट्यूमर को डिटेक्ट करना हो, ठीक है, तो भी हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। किसी भी केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर है उसको विजुलाइज करना हो, फंक्शन ग्रुप की लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, तो भी हम ये कहते हैं NMR कर सकते हैं, ठीक है। टिश्यू परफ्यूजन स्टडी, फ्लो मेजरमेंट हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, किसी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको मेजर करना देखना हो, मतलब मेजर, ठीक है, मेजर करना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लोस ये क्या कहते हैं NMR परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाइड्रोजन एटम इन द डेल्टा मिथाइलिन ग्रुप ऑफ लाइसिन, ठीक है, विल गिव द फ्लोइंग स्प्लिटिंग पैटर्न इन NMR H मतलब प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ लाइसिन। बोलता है कि जो हमारा लाइसिन है उसका जो मतलब डेल्टा हाइड्रोजन एटम है, डेल्टा, अब देखो इसके लिए तुम्हें क्या है कि लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है ना, लाइसिन अमीनो एसिड का वो आना चाहिए। अब लाइसिन का जब लाइसिन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तुम उसके आर ग्रुप में मतलब देखो अल्फा कार्बन के साथ जो आर ग्रुप होता है उसके आर ग्रुप में क्या होता है, बीटा, गामा, डेल्टा, अपसाइलोन कार्बन प्रेजेंट होता है, उसके बाद क्या होता है NH2 होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और इसकी क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डेल्टा मिथाइलिन ग्रुप है ना, मतलब डेल्टा जो कार्बन प्रेजेंट है ना उसके पास जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना, उसकी जो स्प्लिटिंग है ना वो क्या होगा, इसका स्प्लिटिंग पैटर्न पूछा हुआ है, क्या उसका लाइसिन का उसका स्प्लिटिंग पैटर्न पूछा हुआ है। तो स्प्लिटिंग पैटर्न मैंने बताया था अभी आपको कि जो नेबरिंग जो प्रोटॉन्स है उसके बेस पे स्प्लिटिंग होती है ना। अब डेल्टा कार्बन के ऊपर कौन सा है, गामा, और डेल्टा के नीचे कौन सा कार्बन है, अपसाइलन। अब दोनों के पास क्या है, दो प्रोटॉन्स है, ठीक है। दोनों का एनवायरनमेंट क्या है, अलग है, दोनों का एनवायरनमेंट अलग है, क्योंकि जो अपसाइलन जो कार्बन है उसके पास उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, NH2 अमीनो ग्रुप है। लेकिन जो हमारा जो गामा कार्बन होगा उसके ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, गामा के ऊपर बीटा कार्बन, बीटा के ऊपर अल्फा कार्बन, अल्फा के ऊपर मतलब पूरा मतलब जो अमीनो एसिड है वो लाई कर रहा है ना। तो दोनों का एनवायरनमेंट क्या अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों यहाँ पे मतलब कि दोनों का ऐड नहीं होंगे, दोनों के प्रोटॉन्स ऐड नहीं होंगे। तो इसीलिए जो हमारा डेल्टा कार्बन के ऊपर जो हमारा एप्सिलॉन कार्बन, डेल्टा कार्बन के ऊपर जो हमारा गामा कार्बन होगा वो टू मतलब कि इसके पास 2 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे N+1 रूल होगा तो 3 बनेगा। इसी तरह जो हमारा डेल्टा कार्बन के नीचे एप्सिलॉन कार्बन है उसके पास भी 2 प्रोटॉन होंगे, तो यहाँ पे भी 2+1 3, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है। 3+3 हो गया, यानी का मतलब 3 ऊपर की वजह से मतलब गामा कार्बन की वजह से और 3 एप्सिलॉन कार्बन की वजह से स्प्लिट हो रहा है, मतलब ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट। देखो भाई कोई भी अमीनो एसिड का पूछा जा सकता है, ठीक है, तो हर एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, ठीक है। क्या आर ग्रुप, स्पेशली उसका आर ग्रुप जो होता है सभी अमीनो एसिड को पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम स्प्लिटिंग पता कर सकते हैं किसी भी अमीनो एसिड की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या, फ्लोइंग आ स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन करना है प्रोटीन्स का, ठीक है। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि ट्रिप्टोफैन फ्लोरेसेंस इन अ प्रोटीन
इज़ नॉट सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट। देखो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे CD स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। CD स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे सर्कुलर डाइक्रोइज्म वाली, ठीक है। तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी इस स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल समझ नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने बोला कि ट्रिप्टोफैन फ्लोरेसेंस जो है प्रोटीन के अंदर वो सेंसिटिव, बल्कि वो सेंसिटिव होता है इन्वायरमेंट से। ट्रिप्टोफैन की फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको मैं CD स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल में समझाऊंगी कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ये अभी के लिए स्टेटमेंट गलत है। अगले देखते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ Ni+1 कनेक्टिविटी नॉइसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ प्रोटीन सस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हेलिकल। अभी देखा हमने कि जो हमारा अल्फा हेलिकल है उसके अंदर Ni+1 कनेक्टिविटी क्या लार्ज होती है, वेल रिजॉल्व होती है ना, एक्सटेंसिव होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। अगली, ओनली प्रोटीन्स विद जिनका मास लेस देन 5000 है, नहीं, जिन प्रोटीन का मास 5000 से ज़्यादा है उसका भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था MALDI-MS स्पेक्ट्रोस्कोपी से, उसके भी उस प्रोटीन के भी मास को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सी भी गलत है। अगला, प्रोटीन कन्फर्मेशन को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं बाय ESI मास। देखो हाँ, कैन भी, देखो NMR से तो हम कर रहे हैं, अभी मैंने देखा था प्रोटीन कन्फर्मेशन को किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है, लेकिन हम ESI मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू भी हम प्रोटीन की कन्फर्मेशन को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, B एंड D, मतलब कि B ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन इज, प्रोटीन कन्फर्मेशन डायनेमिक कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। देखो अभी हमने NMR से देखी थी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी देखी, ठीक है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी या CD माइक्रोस्कोपी अपकमिंग वीडियोस में आएगी, उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं प्रोटीन कन्फर्मेशन को, ठीक है। वहाँ पे ट्रिप्टोफैन का भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, और प्रोटीन कन्फर्मेशन कैसे पता करते हैं बाय द CD फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी वो भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री किसके लिए होता है, हीट के लिए होता है, हीट को मेजरमेंट करने के लिए होता है, कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रोटीन कन्फर्मेशन इसके थ्रू नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका इनकोरेक्ट, किसके थ्रू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, B ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब इसके थ्रू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। क्वेश्चन क्या, देखो 30 रेसिड्यू पेप्टाइड, 30 अमीनो एसिड का पेप्टाइड है जिसके पास क्या है, फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। देखो तीनों अमीनो एसिड कैसे हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है। इनको जब हमने डिसॉल्व किया ड्यूटेरियम के अंदर, एंड देन उसके बाद हमने हाई फील्ड प्रोटॉन NMR को रिकॉर्ड किया 24 हार्स के बाद, ठीक है। तो रिजोनेंस दैट आर अनलाइकली टू बी प्रेजेंट आर, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि रिजोनेंस को मतलब अनलाइकली, मतलब है कि जो कि प्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन सा है जो प्रेजेंट नहीं करेगा रेजोनेंस को। देखो मैंने बताया था कि जो ड्यूटेरियम के साथ जो एक्सचेंज होता है वो अमाइड प्रोटॉन का ही होता है ना, जो ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज। तो इसलिए मतलब हमारे पास कौन सा रेजोनेंस शो नहीं करेगा, इसका ऑप्शन होगा D, मतलब अमाइड प्रोटॉन, क्योंकि अमाइड प्रोटॉन ही एक्सचेंज होते हैं ड्यूटेरियम के साथ, ना तो एरोमेटिक होते हैं, ना ही C अल्फा प्रोटॉन होते हैं, ना ही एलिफेटिक प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अमाइड प्रोटॉन एक्सचेंज होते हैं ड्यूटेरियम के साथ। तो इसलिए जब हमने आफ्टर 24 हार्स के बाद जब हमने ट्रीट किया मतलब पूरे इन सभी अमीनो एसिड को, मतलब जो भी है, चाहे बेशक कोई भी अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड को ड्यूटेरियम के साथ 24 हार्स के बाद जब NMR स्पेक्ट्रा देखा, तो जो अमाइड प्रोटॉन है उसकी कोई पीक हमें देखने को नहीं मिली, उसका कोई हमें मतलब कि सिग्नल देखने को नहीं मिला। सिर्फ हमें एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक है, एरोमेटिक C अल्फा प्रोटॉन्स और एलिफेटिक प्रोटॉन जो है उनकी हमें पीक देखने को मिली, ठीक है। तो ऑप्शन D इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड रिगार्डिंग अ पेप्टाइड सीक्वेंस। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पेप्टाइड इज inert to element present. However, on reacting with beta mercaptoethanol, मतलब बीटा मरकैप्टोएथेनॉल क्या करता है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं प्रोटीन्स में, है ना, डाइसल्फाइड जो लिंकेज होती है उसको क्लीव करते हैं। तो द पेप्टाइड गिव्स अ पॉजिटिव एलिमेंट टेस्ट। देखो अभी इसको ना प्रोटीन सीक्वेंसिंग जब हम करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे इसको मैं जस्टिफाई करूँगी इस इक्वेशन को। बस अभी के लिए ध्यान रखना कि हम जब रिएक्ट करते हैं किसी भी मतलब कि पेप्टाइड को बीटा मरकैप्टोएथेनॉल के साथ, तो वो पेप्टाइड क्या है, अगर वो बीटा मरकैप्टोएथेनॉल से हमने इस पेप्टाइड को ट्रीट कर रखा है, तो मतलब कि वो पेप्टाइड जो है वो एलिमेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है। अभी एलिमेंट टेस्ट क्या होता है इसको मैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग में बताऊंगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, पेप्टाइड गिव, देखो ये CD स्पेक्ट्रा से दिखा रखा है, अपकमिंग वीडियो में, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा CD स्पेक्ट्रा, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना नेट में, तो ना वो मिक्स होके आते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं ना वो ना हर एक यूनिट्स का मतलब मिक्स होके आता है, ठीक है। तो इसलिए हमें हर यूनिट्स को मतलब टारगेट करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अभी CD स्पेक्ट्रा से नेक्स्ट टॉपिक से हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन पेप्टाइड की इंक्रीज़ करते हैं ना, तो मेल्टिंग टेम्परेचर पेप्टाइड का इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो जैसे से मैंने कहा कि पेप्टाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ किया, तो पेप्टाइड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर मतलब कि कहीं ना कहीं कि वो अल्फा हेलिकल तो है, देखो क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब एक्सटेंडेड है,
एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तभी करके जो अमीनो एसिड है थोड़े लूज है, मतलब ओपन है, तो इनका मेल्टिंग टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है। अब फोर्थ में देखेंगे ना, जैसे हमने बोला कि जब मैंने पेप्टाइड को ट्रीट किया ड्यूटेरियम के साथ, तो हाफ ही मतलब एमाइड एक्सचेंज हुए ड्यूटेरियम के साथ, हाफ हो रहा है, इसका मतलब कि हाफ हो रहा है, मतलब 50% एक्सचेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से तुम्हें क्लियर कट हो गया कि बीटा शीट ही है, देखा ना, क्योंकि हाफ ही एक्सचेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा शीट हो सकता है। देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में बताना करेक्ट क्या है। इट इज़ एन हेलिकल पेप्टाइड है अंडर वो जिसमें एग्रीगेशन होगा। इट इज़ एन हेलिकल डाइसल्फाइड ब्रिज पेप्टाइड है जिसके अंदर एग्रीगेशन। इट इज़ एन हेयर पिन पेप्टाइड है विच इज स्टेबलाइज हो रहा है जो कि बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज। पेप्टाइड इज कंपोज ऑफ एन हेलिक्स एंड शीट कनेक्टेड हो रहा है बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज। देखो भाई यहाँ तो क्या हो सकता है, देखो अब हमारे पास इन्होंने बोला है कि हाफ टोटल नंबर ऑफ अमाइड ही एक्सचेंज हो रहा है अमाइड प्रोटोन, तो इसका मतलब हमारे पास हाफ हो रहा है, इसका मतलब हेलिकल तो है नहीं, है ना, तो इट इज़ हेलिकल पेप्टाइड अंडर एग्रीगेशन, ये भी नहीं हो सकता। इट इज़ हेलिकल डाइसल्फाइड ब्रिज पेप्टाइड अंडर एग्रीगेशन हुआ हो, ठीक है। पहली बात इन्होंने ये भी लिखा हुआ कि मेल्टिंग टेम्परेचर पेप्टाइड का इंक्रीज हो रहा है, तो एग्रीगेशन तो होगा नहीं, है ना। और पेप्टाइड कंपोज ऑफ हेलिक्स और शीट दोनों से बना हुआ, और वो कनेक्टेड डाइसल्फाइड ब्रिज भी हेलिक्स तो है ही नहीं है, शीट तो है लेकिन बट हेलिक्स तो नहीं है, ठीक है। इसलिए एक ही ऑप्शन है या सी, इट इज़ एन हेयर पिन पेप्टाइड जो कि स्टेबलाइज हो रहा है बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज से, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम ऑफ 30 रेजिड्यू पेप्टाइड वर रिकॉर्डेड 25 डिग्री सेल्सियस। द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। स्पेक्ट्रा इंडिकेट दैट द पेप्टाइड अडॉप्ट, हमें बताने की जो पेप्टाइड है वो कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके रिगार्डिंग में बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कि NHC-alpha-H मतलब कि कपलिंग क्या है, मतलब वेल रिजॉल्व शो कर रहा है, ठीक है। ओके, नॉइसी स्पेक्ट्रा मतलब कनेक्टिविटी जो है वो शो कर रहा है मोर एक्सटेंसिव, Ni+1 कनेक्टिविटी नॉइसी स्पेक्ट्रा एक्सटेंसिव है। ओके, थर्ड ऑप्शन है NH रेजोनेंस शो स्लो एक्सचेंज विद ड्यूटेरियम, मतलब कि जो अमाइड प्रोटोन है वो स्लो एक्सचेंज हो रहे हैं ड्यूटेरियम से। तो ये तीनों कंडीशन कौन फुलफिल करता है, ऑब्वियस है अल्फा हेलिकल ही है। इसका मतलब हमारा जो पेप्टाइड है वो कौन सा अडॉप्ट कर रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेलिकल कन्फर्मेशन। एंटीपैलोबिटास्टिन नो, पायरोलिन कन्फर्मेशन नो, पॉलीपायरोलिन नो, बीटा टर्न कन्फर्मेशन विद 4 अमीनो एसिड, टर्न तो है नहीं, बीटा शीट टर्न तो है नहीं है, और वैसे टर्न्स में हम 2 to 3 अमीनो एसिड ही देखते हैं। पार्टिसिपेट इन द टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रा जब हम करते हैं ना CH3Cl का इन CdCl3 में, तो हमें 2 लाइन्स मिलते हैं, डबलेट मिलता है 1:1 इंटेंसिटी, ठीक है। और उन दोनों जो डबलेट 2 लाइन्स उनके बीच में जो स्पेस है वो 140 हर्ट्ज है, ठीक है। और लेकिन जब इसी सेम मॉलिक्यूल का जब हम कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रा करता है तो मुझे 4 लाइन्स मिलती है, मतलब क्वार्टेट मिलता है जिसकी इंटेंसिटी 1:3:3:1 है। तो बोथ प्रोटोन और जो मतलब हमारा कार्बन 13 कार्बन न्यूक्लियर दोनों का जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है वो हाफ है। तो बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन से कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो करेक्ट है वो हम बताएं। देखो जब हमें लाइन्स मिल रही है मतलब हमें स्प्लिटिंग मिल रही है तो ये किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू N+1 रूल, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी है ना, यहाँ पे किसकी वजह से होता है, स्पिन स्पिन कपलिंग, स्पिन स्पिन जो स्प्लिटिंग होती है उसकी वजह से होती है ना। तो यहाँ पे देखो हमें कार्बन स्पेक्ट्रा के अंदर में 4 लाइन्स मिल रही है, जब हम कार्बन स्पेक्ट्रा किया हमने प्रोटोन स्पेक्ट्रा किया मतलब हमने तब हमें क्या मिल रहा है, 2 लाइन्स हमें डबलेट मिल रही है। तो इसका मतलब ये किसकी वजह से हुआ होगा, ये मल्टीप्लिसिटी पैटर्न ऑफ द फॉलो N+1 रूल, मतलब ये N+1 रूल की वजह से है, ठीक है ना। तो ये इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, ठीक है। ये डबलेट मिल रहा है, ट्रिपलेट मिल रहा है, तो जो हमें ये क्वार्टेट है या डबलेट आया है वो इस मल्टीप्लिसिटी रूल की वजह से आया है, ठीक है। अगर हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे प्रोटोन कार्बन कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, इज डिफरेंट इन प्रोटोन, दोनों में कहते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट जो है तो कपलिंग कांस्टेंट का कपलिंग कांस्टेंट के डिफरेंट होने से कांस्टेंट की वजह से ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न है डबलेट आ रहा है या क्वार्टेट आ रहा है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी पैटर्न आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफरेंस इन गारोमेट्रिक रेशियो ऑफ द प्रोटोन। तो गारोमेट्रिक रेशियो क्या है, मतलब जो हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, डेल्टा इजकल टू गामा वी बी नॉट, है ना, जिसमें वी फ्रीक्वेंसी होती है, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड होता है अप्लाइड, और गामा जो होता है हमारा गारो मैग्नेटिक रेशियो। कहते हैं गारो मैग्नेटिक रेशियो में डिफरेंस होने की वजह से भी इनके अंदर ये दोनों मतलब दोनों का अलग अलग स्पेक्ट्रा किया, मतलब हमने एक का कार्बन किया या एक का प्रोटोन स्पेक्ट्रा किया, तो दोनों में मुझे अलग अलग इंटेंसिटी पीक्स देखने को मिले, एक में डबलेट एक क्वांटम, बट गारोमेट्रिक रेशियो का भी कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। कि N+1 रूल की वजह से हो रहा है, मल्टीप्लिसिटी पैटर्न की वजह से हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कौन से टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करते हैं बायोमोलिकुलर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ऑब्वियस अभी हमने देखा था रेडियो वेव रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसी का यूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को रिजोनेंस करवाने, सॉरी न्यूक्लियस को स्पिन करवाने के लिए, मतलब कि उसको लो से हाई एनर्जी स्टेट पे मतलब रिजोनेंस करवाने के लिए हमने अभी देखा था रेडियो वेव रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी का ही हम यूज़ कर रहे थे, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटेल्ड NMR स्पेक्ट्रा ऑफ द 20 रेजिड्यू पेप्टाइड को रिकॉर्ड किया हमने यूजिंग 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो इफ द पेप्टाइड अगर अडॉप्ट कर रहा है हेलिकल, यानी खुद ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि हेलिकल कन्फर्मेशन अगर यदि पेप्टाइड अडॉप्ट कर रहा है तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो करेक्ट होगा, ठीक है।